चैप्टर नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जल्दी से निपटाने की कोशिश करेंगे. वी स्टार्ट विद समथिंग नोन एज बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम. इधर ध्यान देंगे, मेरे पास देखेंगे, मेरी बातें सुनेंगे और कुछ नहीं सोचेंगे. ओके, आज के दिन पूरा कंसंट्रेशन, आगे फिर आप देखना आपको क्या करना है, लेकिन आज के दिन यू हैव टू मेक श्योर कि एक एक चीज उठाए. ओके, एक एक शब्द पर ध्यान दें, क्योंकि ये कोई किसी प्रकार का हम टाइम पास नहीं करने वाले हो. राइट, ऑल द टर्म्स वुड बी कीवर्ड्स व्हिच वुड बी देयर इन द एग्जाम. वी स्टार्ट नाउ. ओके, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम इस चैप्टर का नाम है. बिजनेस की इंफॉर्मेशन मतलब ये ऐसा नहीं है कि ना, इफ वी टेक इट लाइक बिजनेस की इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाला सिस्टम, इस तरीके से नहीं. बिजनेस को इंफॉर्मेशन देने वाला सिस्टम. बिजनेस को इंफॉर्मेशन देने वाला सिस्टम क्यों? बिकॉज इंफॉर्मेशन इज समथिंग विच वुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डेटा. सुनना मेरी बात ध्यान से. डेटा वो है जो रॉ है, इंफॉर्मेशन वो है जो डेटा से एक्सट्रैक्ट की जाएगी और वो इंफॉर्मेशन डिसीजन लेने में मदद करेगी. ओके, फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, सिस्टम, जब ये नाम सुनते हैं हम, सिस्टम, जब ये सिस्टम नाम सुनते हैं, वी कम टू नो दैट इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ सम कंपोनेंट्स. कुछ तो चीजें जो मिलकर वो सिस्टम बनता है, और उसमें से एक चीज भी नहीं रही तो वो सिस्टम नहीं बनेगा, वो अधूरा रहेगा. सो इट वुड बी अ कंपोनेंट, सम कंपोनेंट्स व्हिच वुड बी कमिंग टुगेदर एंड मेकिंग दीज सिस्टम्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो पहले तो हमको समझना है व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम, जल्दी से समझना है, एंड देन व्हाट इज बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम. ओके, इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब कुछ भी हो सकता है. As in any process you do, कुछ इनपुट लो, कुछ प्रोसेस करो, कुछ आउटपुट दो. ओके, whereas बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम वो होगा जो सप्लाई चेन के स्टार्ट से लेकर एंड तक जाएगा, यानी रॉ मटेरियल से लेकर कस्टमर तक जब वो चीज पहुंचेगी तब एक बिजनेस प्रोसेस कंप्लीट होगा. तो वो जो बिजनेस प्रोसेस कंप्लीट होगा तो वो होगा बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम. और जो एक नॉर्मल प्रोसेस हो रहा है, वेर यू जस्ट टाइप एनीथिंग, यू प्रोसेस इट, यू गेट द आउटपुट, कुछ भी कैलकुलेशन फॉर्मूला, वो होगा इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इज जनरल, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम इज बीइंग स्पेसिफिक टू अ बिजनेस. ऑलराइट, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन इंटीग्रेशन ऑफ थ्री थिंग्स. ये आजकल इंफॉर्मेशन इतने आसानी से मिलना क्यों पॉसिबल हुआ? सुनना ध्यान से. इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ पीपीटी, पीपल प्रोसेस technology. All right, people process technology, whereas in case of business information system, this process would be replaced by business. पीपल बिजनेस टेक्नोलॉजी, बीपीटी हो जाएगा, क्योंकि पूरा बिजनेस रहेगा और ये प्रोसेस तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको जनरल रखा है. ओके, मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं, इंट्रोडक्शन है चैप्टर का. इंफॉर्मेशन सिस्टम पीपीटी और बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम बीपीटी. ओके, बिजनेस प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी. ना हो सबसे इंपॉर्टेंट कि मैंने आपको कहा ना, सिस्टम इज ए कंपोनेंट ऑफ वेरियस थिंग्स. ये वेरियस थिंग्स क्या है ये हम समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट वन इज नोन एज हार्डवेयर. खत्म. हार्डवेयर का मतलब क्या? जो मशीन से हम एंटर करेंगे बेसिकली. तो हार्डवेयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. सुनना ध्यान से, खत्म कर रहे हैं. मशीन्स एंड मीडिया. मशीन्स इज लाइक द कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स एक्सेट्रा, और मीडिया इज लाइक वेयर वी स्टोर द थिंग्स, लाइक फ्लॉपी, लाइक हार्ड डिस्क, लाइक ऑप्टिकल डिस्क, सीडी डीवीडी जो आती है, वो पेन ड्राइव वगैरह. तो दैट इज हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर में दो चीजें, प्रोसीजर, हर चीज में दो ऑलमोस्ट हर चीज में दो चीजें, प्रोसीजर्स एंड प्रोग्राम्स. प्रोसीजर्स यानी द थिंग्स विच यू राइट, मतलब प्रोग्राम यानी एक्सेल शीट ओपन की, उसमें क्या करते हैं, डेटा एंट्री करते, वो प्रोसीजर हो गया. प्रोग्राम, एक्सेल शीट, प्रोसीजर, डेटा एंट्री. ध्यान से. ओके, एक एक चीज, कंसंट्रेशन. हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल दो प्रकार के. एक तो खास जो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, स्पेशलिस्ट बोलते हैं उनको, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स. एक होते हैं जो सिर्फ एंटर करने का काम करते हैं, डेटा एंट्री, एंड यूजर्स. खत्म. हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, डेटा. डेटा क्या रह सकता है? कस्टमर का डेटा, इनवॉइस डेटा, जिसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाएगी एंड वी वुड बी गेटिंग द इंफॉर्मेशन. हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, डेटा. नेटवर्क में सिर्फ दो चीजें याद रखो फिलहाल. चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे नेटवर्क क्या है. कम्युनिकेशन मीडिया एंड प्रोसेसर्स. कम्युनिकेशन मीडिया, कम्युनिकेशन प्रोसेसर्स, नेटवर्क खत्म. विच वुड गिव यू समथिंग नोन एज इंफॉर्मेशन विच वुड बी मैनेजमेंट रिपोर्ट्स. समझ रहा है? तो ये जो 5 चीजें थी ना, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, डेटा, नेटवर्क, दीज आर रिसोर्सेज एंड इट वुड गिव अस समथिंग नोन एज इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट. क्लियर? किसी प्रकार का कोई डाउट? बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन इंटीग्रेशन ऑफ विच 3 थिंग्स? बिजनेस, पीपल, टेक्नोलॉजी. बीपीटी, पीपीटी. खत्म. ऑलराइट, इंट्रोडक्शन खत्म होता है. ऑलराइट, सो इस बुक में से ऐसा कुछ नहीं है कि सर ये पढ़ू ये नहीं पढ़ू. 50 पेज है, पूरा पढ़ना है. ओके, और जहां पर खाली है मैं लिखवाने वाला हूं. राइट, सो दिस कंप्लीट्स द इंट्रोडक्शन. ऑलराइट, देखो अब हम एक छोटा सा नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको दिखेगा बिजनेस प्रोसेस मॉडल करके कुछ नजर आएगा स्क्रीन पे. आपको सिर्फ इतना समझना है, एक बिजनेस प्रोसेस में देयर वुड बी सम इनपुट, देयर वुड बी सम प्रोसेसिंग, देयर वुड बी सम आउटपुट. अब ये इनपुट क्या रहेगा? इट कुड बी एनी इंफॉर्मेशन और रिसोर्स. रॉ मटेरियल इनपुट रह सकता है, और आउटपुट क्या रहेगा? गोल और आउटपुट रहेगा. गोल, आउटपुट मतलब आउटपुट इज स्मॉलर देन गोल. ओके, जब सारे आउटपुट्स अचीव होंगे या सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे, वी वुड बी एबल टू अचीव द गोल. लाइक कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये गोल अचीव कर सकते हैं जब अपन प्रॉपर वो प्रोडक्ट बनाए, सर्विस दे, डिलीवर करें एक्सेट्रा. जब एवरीथिंग वुड बी डन, वी वुड बी एबल टू गेट इट. We would be able to get the objective. तो outputs help us to achieve the goal. Okay, तो इतना सिर्फ समझना है कि इसमें इंफॉर्मेशन इनपुट, रिसोर्स इनपुट, गोल,
output, output, output. Okay, not very important from examinations point of view. And there is something known as event. Event का सिर्फ इतना समझना है कि भाई अपने पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन इवेंट क्या करेगा, ट्रिगर करेगा प्रोसेस. यानी 8 बजे काम शुरू होता है ना, 8 बजने के बाद ही ये सारे रिसोर्सेज यूज कर हम शुरू करेंगे. तो उधर सिर्फ लिख लो जल्दी से, अभी लिखना शुरू हो रहा है. इवेंट के उधर ट्रिगर्स द प्रोसेस, ये चाबी भरता चाबी, जस्ट स्टार्ट द प्रोसेस, ट्रिगर्स द प्रोसेस. जो इवेंट आपको पेज नंबर 33 पे नजर आ रहा है, लिखा ट्रिगर्स द प्रोसेस. नाउ वी मूव अहेड जल्दी से. ओके, इधर ध्यान देंगे मेरे पास. टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम नजर आएगा. ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होती है. देखो थकना नहीं है, एकदम कॉन्सेंट्रेशन. थक रहे तो नहीं ना, पक्का? राइट. टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि अभी तो शुरुआत है. हायरार्की में काम होता है कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में. सबसे ऊपर जो हायरार्की रहती है उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक लेवल. ओके, स्ट्रैटेजिक लेवल, दीज आर लाइक सीईओ, सीएफओ. में अभी ये सिर्फ लेवल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो लेवल से वो खत्म कर आपको वहां पर कुछ लिखवाने वाला हो. तो स्ट्रैटेजिक लेवल जो टॉप मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेंगी. उसके बाद वी हैव समथिंग नोन एज मिडिल लेवल, विच इज मैनेजमेंट लेवल, जिसमें 2 प्रकार के सिस्टम्स होंगे. जो स्ट्रैटेजिक लेवल है ना, उसमें जो सिस्टम होगा उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम. जो मैनेजमेंट लेवल है ना, उसमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. ऐसे 2 प्रकार के सिस्टम ये लोग यूज करते हैं इन ऑर्डर टू टेक डिसीजंस एंड डू देयर फंक्शनैलिटी. जो उसके बाद वाला लेवल है उसको बोलेंगे नॉलेज लेवल. इसमें 2 प्रकार के लोग होंगे, नॉलेज वर्कर्स एंड डेटा वर्कर्स. डेटा वर्कर्स यानी डे टू डे काम करने वाले. नॉलेज वर्कर्स हाईली क्वालिफाइड होते हैं, हम देखेंगे क्या है. और लोअर लेवल इज नोन एज ऑपरेशनल लेवल. जो सिस्टम यूज करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे सिस्टम्स. ये नहीं पूछेंगे आपको कि लेवल क्या है, वो लेवल में के जो सिस्टम्स के नाम बताए मैंने, दोज वुड बी आस्क्ड इन द एग्जाम. तो जल्दी से लिख के लो स्ट्रैटेजिक लेवल के उधर. टॉप लेवल मैनेजमेंट कॉमा सीएफओ कॉमा सीईओ. टॉप लेवल मैनेजमेंट कॉमा सीएफओ कॉमा सीईओ. देन वी हैव मैनेजमेंट लेवल. इसमें उधर सिर्फ लिख लेना स्ट्रैटेजिक लेवल में ईएसएस, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम होता है, ये लोग ये सिस्टम यूज करते हैं. देन वी हैव समथिंग नोन एज मैनेजमेंट लेवल, उधर लिख लेना ब्रांच / रीजनल मैनेजर. और ये 2 प्रकार के सिस्टम्स आएंगे. कौन से 2 प्रकार के सिस्टम्स? एक तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, एमआईएस लिखना कॉमा डीएसएस लिखना. उनके नाम और फुल फॉर्म हम आगे देख लेंगे. एमआईएस कॉमा डीएसएस, ब्रांच / रीजनल मैनेजर. नॉलेज लेवल के उधर सिर्फ लिखना नॉलेज एंड डेटा वर्कर्स. ऑपरेशनल लेवल, देखो नॉलेज लेवल पे यू कुड जस्ट राइट केएमएस, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम कॉमा ओएएस, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम. लिखा? ओके. अब ऑपरेशनल लेवल में यू कुड राइट डे टू डे ऑपरेशंस कॉमा टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इसका नाम होता है. लिखना, पढ़ना, लिखना, बोलना साथ में चलता रहेगा. यू मेक श्योर दैट यू मेक वेरी गुड, मेक इट एज नीट एज पॉसिबल. ओके, नीट रखना, अनटाइडी नहीं करना है, इसको कचरा नहीं बनाने का अपन को. अच्छी हैंडराइटिंग. ओके, नीट रखना इज नॉट अच्छी हैंडराइटिंग. हैंडराइटिंग अच्छी है तो अच्छी बात है, लेकिन आप उसमें किसी प्रकार के स्क्रिबल मत करना है, ऐसे जबरदस्ती का कोई लिखना नहीं है. ऑलराइट, सो डे टू डे ऑपरेशंस टीपीएस. ऑलराइट, नाउ वी मूव अहेड. अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. अभी ध्यान देना मेरे पास. ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम लोअर लेवल यूज करेंगे, ऑपरेशन लेवल डे टू डे काम करेंगे. अगर ये डे टू डे काम करेंगे तो पहला सवाल उठता है, इनकी एक टिपिकल साइकिल क्या है. साइकिल मतलब क्या? इनकी दिनचर्या कैसे शुरू होगी और कैसे खत्म होगी. इट वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम समथिंग नोन एज डेटा एंट्री. वो लोग डेटा एंट्री करेंगे पहले, उसके बाद देयर इज समथिंग नोन एज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग. सुनना मेरी बात. ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग 2 प्रकार की हो सकती है, रियल टाइम, बैच. रियल टाइम मतलब हाथों हाथ एंटर हो, हाथों हाथ इनवॉइस दिया, हाथों हाथ कस्टमर का काम खत्म किया. बैच यानी क्या? इट टेक्स टाइम, एज इन कस्टमर, आपके एम्प्लॉयज की सैलरी हाथों हाथ नहीं मिलती, महीने पर रिकॉर्ड होते जाता है. क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट्स इमीडिएटली नहीं मिलते. बैच प्रोसेसिंग, अकरेंस और प्रोसेसिंग में देयर इज अ टाइम गैप, दैट इज नोन एज बैच. पहला डेटा एंट्री, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, देन समथिंग नोन एज डेटाबेस मेंटेनेंस. इसका मतलब क्या? रेगुलरली अपडेट रखना डेटा. जैसे डेटा आ रहा है इंसर्ट करना, ताकि अगर वो ओनर चाहे, वो ऑपरेशनल मैनेजर या उन लोगों का मैनेजर चाहे तो हाथों हाथ उस टाइम पर कोई डिसीजन ले सके, इसलिए अप टू डेट रखना पड़ेगा. एंड लास्ट इज डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट जनरेशन. जो रिपोर्ट जनरेट करेंगे इन ऑर्डर टू टेक द रिपोर्ट्स, इन ऑर्डर टू टेक द डिसीजंस. डेटाबेस मेंटेन इसीलिए करेंगे ताकि रिपोर्ट जनरेट कर सके. तो उधर जस्ट राइट 3DT, नंबर 3DT. ओके, लेकिन ऑर्डर आप चेंज मत करना. ऑर्डर आपको डेटा एंट्री, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, डेटाबेस मेंटेनेंस एंड डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट जनरेशन ही रखना है. बीच में टी आएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? नंबर 3 D एंड T, 3 times D एंड 1 T. तो डेटा एंट्री तो ठीक है. ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के उधर जल्दी से लिख लो रियल टाइम कॉमा बैच. रियल टाइम और बैच, रियल टाइम एंड बैच लिखना, क्योंकि दोनों काम होते हैं. रियल टाइम एंड बैच. राइट, उसके बाद डेटाबेस मेंटेनेंस में अप टू डेट. एंड लास्ट
डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट जनरेशन में मैनेजमेंट रिपोर्ट्स ऐसे लिखना। डन, दिस कंप्लीट्स टिपिकल साइकिल। ऑलराइट, अभी दूसरा पॉइंट है टीपीएस का। अलग अलग सवाल बन सकते हैं। व्हाट इज द टिपिकल साइकिल, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स एंड व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स। तो एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या, कैरेक्टरिस्टिक जिससे वो सिस्टम अच्छा माना जाएगा। पहला होता है कि वो बहुत ज्यादा डेटा उसने इमीडिएटली प्रोसेस करना चाहिए। एटीएम ऐसा रुकना नहीं चाहिए कि यार अगले कस्टमर के लिए 10 मिनट रुकेगा वगैरह। इट शुडंट हैपन दैट वे। द फर्स्ट एट्रीब्यूट अभी उधर लिखा हुआ नहीं है, यू वुड बी राइटिंग इट। हाई वॉल्यूम, सुनना मेरी बात, हाई वॉल्यूम रैपिड प्रोसेसिंग लिखेंगे एंड यू वुड बी राइटिंग फास्ट इन द ब्रैकेट। फर्स्ट एट्रीब्यूट हाई वॉल्यूम, हाथ दुखेगा आज, लिखो हाई वॉल्यूम एट्रीब्यूट्स में, देयर इज नथिंग रिटन। कम स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो। हाई वॉल्यूम रैपिड प्रोसेसिंग ब्रैकेट में लिखो फास्ट। हाई वॉल्यूम रैपिड प्रोसेसिंग ब्रैकेट में लिखो फास्ट। डन। सेकेंड एट्रीब्यूट होता है कि वो सब जगह पर व्हेन यू गो टू द एटीएम सिमिलर फॉर्मेट में डेटा काम करता है। इट डजंट इधर अलग उधर अलग नहीं, सेम फॉर्मेट बोलते हैं उसको। यानी उसके लिए आपको लिखना है इक्विवेलेंस, EQUIVALENCE, इक्विवेलेंस ब्रैकेट में सेम फॉर्मेट। डन। देखो मैं आपको वो हेडिंग के साथ साथ अंदर की चीजें भी लिखवा रहा हूं, बिकॉज यू शुड राइट दैट अंदर का चीजें इन द पेपर, वो मार्क्स दिलाएगी। जस्ट रिमेंबरिंग द हेडिंग्स वोंट हेल्प, इतना आप ध्यान में रखना ताकि आप उन शब्दों के ऊपर स्टेटमेंट्स बना सको। दैट वुड बी इंपॉर्टेंट कंपैरेटिवली, राइट। सो दैट इज द रीजन। नहीं तो मेरे को सिर्फ शब्द लिखवाने में कोई समय नहीं लगेगा। तो कॉमा, नेक्स्ट इज एक्सेस कंट्रोल। इसका मतलब क्या कि राइट पर्सन को एक्सेस मिलना चाहिए, अनऑथराइज्ड नहीं होना चाहिए। तो प्रिवेंट एक्सेस कंट्रोल, नो अनऑथराइज्ड एक्सेस, या फिर अनऑथराइजेशन लिखकर एक क्रॉस कर दो ताकि नो अनऑथराइज्ड एक्सेस हो, या फिर यू कुड जस्ट राइट अनऑथराइजेशन एंड जस्ट राइट अ क्रॉस, एक्सेस कंट्रोल। ओके, लास्ट इज आपको आपके सिस्टम के ऊपर भरोसा होना चाहिए और वो किसी भी प्रकार से तगड़ा होना चाहिए। देयर इज समथिंग नोन एज रोबस्ट। ओके, रोबस्ट मतलब क्या, तगड़ा। वो सिस्टम में इट शुड एक्सेप्ट 1000, मतलब इतने फास्ट भी है ना तो ऐसा वो नहीं कि जल्दी से फेल हो जाए। ओके, तो ट्रस्ट वर्दीनेस इज द लास्ट वन, और ब्रैकेट में लिखना रोबस्ट, ROBUST। ये लास्ट एट्रीब्यूट है, खत्म होती है ये चीज, ट्रस्ट वर्दीनेस, रोबस्ट। लिखा, trustworthiness, robust. Alright, this completes the attributes. Now last point towards TPS, acid properties. इसका मतलब क्या है, इसको prerequisites बोलते हैं। prerequisites मतलब क्या, जो चीजें होनी चाहिए बिफोर द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये नहीं तो सिस्टम फेल हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स से तो अच्छा बनेगा, लेकिन इसके कारण इफ इट दिस इज नॉट देयर, द कैरेक्टरिस्टिक्स डजंट मैटर। फास्ट ट्रैकर क्या मतलब है अगर वो झोल है उसमें, तो अगर गड़बड़ है उसमें तो। द फर्स्ट एट्रीब्यूट, फर्स्ट पॉइंट इन एसिड, ये एसिड वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड शॉर्ट फॉर्म है। ओके, अपन ने नहीं बनाया। ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी। इसका मतलब क्या, ट्रांजैक्शन जब हो या तो पूरा हो या फिर बिल्कुल ना हो, बीच में लाकर ना छोड़े। ऐसा नहीं कि मेरे पैसे कट गए और मेरे को चीज भी नहीं मिली, लेकिन मेरे को 2-3 दिन बाद आई गेट अ मैसेज दैट योर अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बैक टू योर अकाउंट व्हेन आई डू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अगर पैसे कट गए और चीज नहीं मिली तो पहला होता है एटॉमिसिटी, ऑल और नन, ऐसा लिखना उधर, पूरा हो या फिर बिल्कुल ना हो, ऑल और नन। देखो इसी तरीके से वी वुड बी मूविंग अहेड, आप फुर्ती रखनी होगी आपको लिखने में। ओके, ऑल और नन। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि देखो हम इधर थोड़ा सा यस बता रहे हो। कंसिस्टेंसी का इधर मतलब ये है कि ना कोई कंस्ट्रेन, यानी इफ आई गो टू द एटीएम तो वो 100 की नोट में ही वुड बी टेकिंग द इनपुट, इट वोंट बी अलाउइंग मी टू विड्रॉ 25 रुपीज और 30 रुपीज। दैट फॉर्मूला इज फेड इनसाइड इट। उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, यानी किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लगाया है, वो रिस्ट्रिक्शन इज फॉलोड इन ऑल द एटीएम। समझ रहा है? तो दैट कंस्ट्रेंट और दैट रिस्ट्रिक्शन, फॉर एग्जांपल यू एंटर अ मोबाइल नंबर, इट डजंट एक्सेप्ट द अल्फाबेट्स, तो वो कंस्ट्रेंट, वो रिस्ट्रिक्शन इज नोन एज ओवर हियर। उस कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि वो सब जगह रहेगा। ओके, तो कंसिस्टेंसी के लिए यू जस्ट नीड टू राइट इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। ओके, एटीएम ओनली 100 का डिनोमिनेशन, ऐसा आपको ध्यान रखने के लिए लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। लिखा। थर्ड इज आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है कि हर ट्रांजैक्शन अकेले में हो, कंप्लीट हो, फिर दूसरा शुरू हो। एक ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स देने हैं, पहले उसको देगा, उसका काम खत्म, then it would be given to the second, then he would be getting the message that it has been, then third. Are you understanding? No transaction should happen simultaneously. थोड़ा इधर दिया, थोड़ा उधर दिया, थोड़ा इधर दिया, ऐसा नहीं। एक खत्म करो, इसका काम खत्म। इसको बोलते हैं सेक्लूजन या फिर प्राइवेट में। ओके, एवरी ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन ने दूसरे ट्रांजैक्शन का वर्क इन प्रोग्रेस नहीं देखना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग? तो यू जस्ट नीड टू राइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड इज सेक्लूजन। सेक्लूजन यानी प्राइवेट में, अकेले में, एक ट्रांजैक्शन एक टाइम पे।
सेक्लूजन, वो होता बहुत फास्ट है, इसलिए हमको लगता है कि यार साथ में हो रहा है, लेकिन कोई साथ में नहीं होता है, राइट? सो इट इज सेक्लूजन. लास्ट इज ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी का मतलब सिस्टम में ताकत होनी चाहिए कि वो फेलियर को सर्वाइव करे. ओके, तो यू जस्ट नीड टू राइट सर्वाइव फेलियर्स. अगर किसी प्रकार का फेलियर आए तो वो उससे रिकवर कर पाए विद द हेल्प ऑफ बैकअप्स, विद द हेल्प ऑफ ट्रांजैक्शन लॉग्स. तो यू जस्ट राइट सर्वाइव फेलियर्स. डन. दिस कंप्लीट्स टीपीएस. ओके, अब पीछे नहीं देखना अपन को टीपीएस की तरफ. एक बार जो हो गया खत्म, राइट? अब हम मूव करते हैं. एक नॉलेज लेवल का सिस्टम है जिसको ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम कहा जाता है. ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम क्या करेगा? डे टू डे एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करेगा, यानी बिल बनाना या फिर किसी प्रकार के वर्ड के डॉक्यूमेंट्स बनाना, ईमेल भेजना, ये जो बेसिक डे टू डे काम होते हैं ना, मेंटेनेंस वाले एक्टिविटीज जो एक एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह करते हैं, जिनको ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वालिफिकेशन नहीं होता उनका, दीज पीपल वुड बी यूजिंग ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम इन ऑर्डर टू डू द डे टू डे वर्क. ऑफिस के फंक्शनिंग में ध्यान देंगे वो. बेसिकली मतलब वो जो बेसिक काम रहेगा, वो मेन फंक्शनिंग नहीं, बेसिक काम कि यार इधर से इधर कुछ भेजना है, इधर कम्युनिकेशन करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, कैलेंडर्स आएंगे इसमें. तो आपको ये बेसिक काम डे टू डे एक्टिविटी रिलेटेड, डे टू डे ऑफिस रिलेटेड कलेक्ट करेगा और इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा और प्रोसेस करेगा. तो आपको यहां पर क्या लिखना है मैं बताता हूं. देखो, पहले तो यहां पर दिया हुआ है टूल्स. टूल्स में क्या होंगे? देखो इधर देखेंगे मेरे पास टूल्स में एक तो पहले वर्ड प्रोसेसिंग यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रहेगा. फिर आपको किस तरीके से लिखना है? हम इस तरीके से लिखते हैं. इलेक्ट्रॉनिक के दो चीज है, एक है इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक है इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर. तो हम उसको याद रखने के लिए वो टेक्निक क्या रखेंगे? वर्ड प्लस इलेक्ट्रॉनिक के दो, प्लस वी हैव कॉन्फ्रेंसिंग के दो. एक तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, एक डेस्कटॉप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब क्या? वन टू मेनी, एक स्क्रीन के ऊपर, टीवी के ऊपर. डेस्कटॉप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कंप्यूटर के ऊपर वन ऑन वन कम्युनिकेशन होगा इस तरीके से. एंड प्लस यू वुड बी राइटिंग FID. F मतलब फैक्ट्स, I मतलब इमेजिंग यानी स्कैनिंग, एंड D मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट्स बनाना विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स. वो कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप जो होते हैं उससे बनाना. तो आपको यहां पर क्या लिखना है? समझा है क्या किस तरीके से लिखना है? मैं लिखवा रहा हूं अभी आपको. तो आपको लिखना है कि कलेक्ट कॉमा स्टोर कॉमा प्रोसेस, कलेक्ट कॉमा स्टोर कॉमा प्रोसेस, कलेक्ट कॉमा स्टोर कॉमा प्रोसेस एंड रिले यानी प्रोवाइड डे टू डे ऑफिस इंफॉर्मेशन. कलेक्ट कॉमा स्टोर कॉमा प्रोसेस, जो मैं बोल रहा हूं वो एक एक चीज लिखना. ओके, कलेक्ट कॉमा स्टोर कॉमा प्रोसेस एंड रिले डे टू डे ऑफिस इंफॉर्मेशन. ओके, और जस्ट टू रिमेंबर द थिंग्स विच आर देयर, आप लिखोगे वर्ड WORD प्लस इलेक्ट्रॉनिक और ब्रैकेट में 2 लिखोगे. समझ रहा है? वर्ड के लिए वर्ड प्रोसेसिंग रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक वुड भी इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर. आप सिर्फ जो शब्द बोल रहा हूं वो लिखना. वर्ड प्लस इलेक्ट्रॉनिक के ब्रैकेट में 2 प्लस मेल, MAIL मेल, प्लस कॉन्फ्रेंसिंग plus FID. FID is fax, image and desktop publishing. Done? This completes ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम. अब इसके पास वापस नहीं आना. नेक्स्ट है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम. अब सुनना मेरी बात. नॉलेज यानी डे टू डे नॉलेज स्टोर करने वाले सिस्टम. नॉलेज इज लाइक जो अपने प्रोफेशन रिलेटेड रहता है, यानी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और आप कुछ मूवीज रिलेटेड देख रहे हो तो दैट में बी इंफॉर्मेशन फॉर यू. लेकिन आप अगर टैक्स रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हो तो दैट वुड डेफिनेटली बी नॉलेज फॉर यू. ओके, सो इंफॉर्मेशन और नॉलेज का डिफरेंस ये है कि नॉलेज वुड बी प्रोफेशन रिलेटेड. ऑलराइट, तो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा? नॉलेज रिलेटेड चीजें स्टोर करेगा. अब नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज व्हेन पीपल लीव नॉलेज गोज विद देम, हेंस वो स्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो आप मेरी बात सुनना. क्या होता है कि एक अप्रोच होती है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाएगा, जो नॉलेजेबल पीपल है ना उनको बोला जाएगा कि आप अपना जो नॉलेज है ना वो किसी डॉक्यूमेंट में स्टोर करो ताकि हम कल उसको यूज कर सके. व्हेन दिस अप्रोच इज नोन एज, दे वुड बी पुशिंग इट फ्रॉम देयर माइंड टू द डॉक्यूमेंट्स. इट वुड बी नोन एज कोडिफिकेशन और पुश अप्रोच. जब ये डॉक्यूमेंट में वो चीज नहीं मिलेगी और नए लोग जो हायर हुए उनको वो डॉक्यूमेंट में चीज नहीं मिली तो वो जाकर पर्सनली बात करेंगे. ये सेकंड अप्रोच होगी जिसको बोलते हैं पर्सनलाइजेशन अप्रोच, वेयर नॉलेजेबल पीपल को इंसेंटिव दिया जाएगा ये सब चीजों के लिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो पहला हो सकता है कोडिफिकेशन और पुश, सेकंड हो सकता है पर्सनलाइजेशन और पुल.
दूसरी बात, दो प्रकार का नॉलेज होता है। एक नॉलेज होता है प्रैक्टिकल नॉलेज जो डिफिकल्ट है लेने के लिए, एक होता है बुक्स में लिखा हुआ, उसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट नॉलेज। टैसिट नॉलेज डिफिकल्ट टू अक्वायर, इट इज समथिंग विच कम्स थ्रू प्रैक्टिस। एक्सप्लिसिट नॉलेज डायरेक्टली हम बुक्स में जो पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज, वो होता है एक्सप्लिसिट और टैसिट। तो आपको ये जल्दी से लिखना है वहां पर, कोडिफिकेशन ब्रैकेट में पुश, कोडिफिकेशन ब्रैकेट में पुश, कॉमा पर्सनलाइजेशन ब्रैकेट में पुल, पर्सनलाइजेशन ब्रैकेट में पुल लिखा। उसके बाद एक्सप्लिसिट ब्रैकेट में लिखना बुक्स कॉमा थ्योरी, लिखा। उसके बाद टैसिट ब्रैकेट में लिखना प्रैक्टिकल, डिफिकल्ट कॉमा डिफिकल्ट। ठीक है। अब नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई नॉलेज हैज गेन सो मच इंपॉर्टेंस। इसका मतलब नॉलेज को इतनी कीमत क्यों है? क्योंकि आज क्षमता है दुनिया में कि आज इफ सम थिंग्स आर वर्किंग टुडे, टुमारो दीज थिंग्स मे नॉट बी देयर इन द मार्केट। कुछ नई चीज, कुछ नया ऐप, कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाए, इसलिए यू नीड टू बी अपडेटेड। तो ऑल्टरिंग बिजनेस सराउंडिंग्स इज द फर्स्ट वन। सेकंड इज बर्जियन कनेक्शन। बर्जियन का मतलब होता है जल्दी से बढ़ रहे हैं कनेक्शन। इट इज, अब कंप्यूटिंग सस्ता हो गया, यू डोंट थिंक कि यार हम कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तब कितना खर्चा लगेगा, कितना दूर है, वी डोंट टेक दीज फैक्टर्स इनटू अकाउंट। व्हाई? बिकॉज कनेक्शन हैज बिकम डैम इजी नाउ। बर्जिंग मतलब, और वो कनेक्शंस का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। पीपल नाउ कैन सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड दे कैन कम्युनिकेट सेकंड बाय सेकंड, गेटिंग द इंफॉर्मेशन इमीडिएटली ऑन रन टाइम कि वहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है। तो एक्सपैंड करना बहुत, तो वो जानकारी भी तो होनी चाहिए होगी ना आपको, इफ यू हैव टू मेक श्योर दैट आपको बढ़ाना है बिजनेस, इसलिए नॉलेज इंपॉर्टेंट। ऑल्टरिंग बिजनेस सराउंडिंग। सेकंड इज बर्जियन। बर्जियन मतलब क्विकली ग्रोइंग, सिर्फ वो शब्द का मतलब लिख दो, बर्जियन क्विकली ग्रोइंग, क्विकली ग्रोइंग कनेक्शंस। ओके। थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन यानी एक्सपेंशन, मतलब अपने ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सपैंड करना। एंड लास्ट इज मॉडिफिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशनल कंपोजिशन। इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशंस आर मूविंग टुवर्ड समथिंग नोन एज वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन टुडे। इसका मतलब क्या कि फिजिकल स्टोर नहीं रहा तो भी अपना ऑनलाइन स्टोर होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया आजकल। तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करने के लिए नॉलेज लगेगा in order to be updated, in order to make sure that you do it. तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? फ्लिपकार्ट वगैरह जिनको कोई इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिजिकल दुकान नहीं होती उनकी, तो उधर सिर्फ लिखना वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्डर टू सेटअप वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज लगेगा, आप सिर्फ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एक शब्द लिख लेना। ओके। तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आप चाहो तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। क्लियर है? सो दिस कंप्लीट्स नॉलेज लेवल। ओके। केएमएस ओएस खत्म हुआ, अब आगे बढ़ते हैं, वी मूव टुवर्ड्स मैनेजमेंट। नहीं, एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट। ओके। इस चैप्टर में से डिफरेंसेस आ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ओके। इंफॉर्मेशन वो है जो मेरे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ना रहे, लेकिन नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो मेरे को रोजी दिलाएगा, मेरे को इट वुड बी हेल्पिंग मी टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नॉलेज के बेसिस पर आपको जॉब मिलेगी, नॉलेज के बेसिस पर आप जिंदगी में कमाओगे। इट्स नॉट अबाउट इंफॉर्मेशन। आप ये टेक्नोलॉजी पढ़कर, इट मे बी नॉलेज, इट मे नॉट बी नॉलेज फॉर मी यू, बट इट वुड बी नॉलेज फॉर मी। एंड द टैक्स एंड कॉस्टिंग रिलेटेड थिंग इज डेफिनेटली नॉलेज फॉर यू। आपको समझ रहा है, आप उसके लिए इस फील्ड में आए हो, नॉट फॉर दिस। सो आपको वो चीज आपको मदद करेगी जिंदगी में कमाने के लिए, जीने के लिए। राइट। सो आप जल्दी से उधर जो जगह है ना, उसमें ऐसा दो हिस्सा कर जल्दी से डिफरेंस लिखिए। इंफॉर्मेशन के उधर लिखना है व्हाट इज, हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि वो है क्या। व्हाट इज इंफॉर्मेशन के उधर लिखिए, और जस्ट किसी भी तरीके से दो हिस्सा बना दीजिए उधर। और सेकंड नॉलेज में आप लिखोगे व्हाट वर्क्स। समझ रहा है कि काम किस तरीके से होगा, जानकारी लेना इज जस्ट इंफॉर्मेशन। व्हाट इज व्हाट वर्क्स। इंफॉर्मेशन में लिखिए नो व्हाट। नो व्हाट वो है नो हाउ। ओके। नॉलेज इज द नो हाउ पार्ट, इंफॉर्मेशन इज नो व्हाट पार्ट। ओके। अभी इधर लिखना फ्रेगमेंटेड। इंफॉर्मेशन में मतलब बिखरी हुई, फ्रेगमेंटेड। नॉलेज में लिखना स्ट्रक्चर्ड। ठीक है। नॉलेज में एक और शब्द लिख सकते हो, कोहेरेंट। कोहेरेंट, COHERENT। नॉलेज में कोहेरेंट यानी लॉजिकल।
ओके तो वो नॉट कोहेरेंट या नॉन लॉजिकल लिख सकते हो इंफॉर्मेशन के लिए. डन. सो दिस कंप्लीट्स नॉलेज लेवल. अब इधर देखेंगे मेरे पास मिडल लेवल सिस्टम पर चल रहे विच इज नोन एज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये लोग कौन है? मिडल लेवल मैनेजर्स. शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेंगे और ये कंप्लीटली रिलाई करेंगे टीपीएस के ऊपर. टीपीएस का जो इनपुट आएगा ना उसके ऊपर ये डिसीजंस लेंगे. ओके तो ये बाहर और कोई डेटा पे नहीं, कंप्लीटली रिलाई ऑन टीपीएस इन ऑर्डर टू टेक द डिसीजन. तो खत्म करते हैं इसके. ये क्या करेंगे? इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वाले मैनेजर्स को बस इंफॉर्मेशन चाहिए टीपीएस से एंड दे वुड बी टेकिंग द डिसीजन फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग. तो एमआईएस के उधर क्या लिखना है? एम्स एट मीटिंग द इंफॉर्मेशन नीड्स. एम्स एट मीटिंग द इंफॉर्मेशन नीड्स of managers. लिखा आगे कॉमा करके लिखना रिलाइज ऑन टीपीएस. और लास्ट चीज लिखना रूटीन शॉर्ट टर्म डिसीजंस. क्लियर है? दिस कंप्लीट्स एमआईएस. मैनेजमेंट लेवल का एमआईएस. देखो हम जल्दी से निपटा रहे हैं लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस थिंग्स व्हिच यू आर राइटिंग आपको मार्क्स दिलाएंगे ये पक्के से. ओके वी मूव टुवर्ड्स अनदर सिस्टम. मैनेजमेंट लेवल का ये मिडिल लेवल का, लेकिन थोड़ा सा उसमें खासियत क्या? इट इज नोन एज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. इसमें एक क्षमता है विच इज नोन एज व्हाट इफ दिस हैपेंस. ऐसे जवाब ये दे सकता है. क्या अगर ऐसा मैं मेरे प्रोडक्शन इंक्रीज करूं तो व्हाट वुड हैपन? ये सिस्टम जवाब देने की कोशिश कर सकता है बाय यूजिंग द हिस्टोरिकल डेटा, प्रीवियस डेटा एनालिसिस कर. ओके तो वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसमें विच इज नोन एज मॉडल बेस. ओके मॉडल बेस से करता है वो. एक तो ये चीज ध्यान में रखनी है. तो आपको देखो सवाल आता है कि इसके कंपोनेंट्स क्या है. दैट इज अ क्वेश्चन विच कम्स. तो अगर आप ध्यान देते हो तो देखो आपको पहले नजर आएगा द यूजर. दिख रहा है? यूजर के उधर हाइफन करके लिख लो जल्दी से. मैनेजर ही होगा ना जो डिसीजन लेगा. ओके मैनेजर. अब ये जो डीएसएस है ये सिर्फ इंटरनल टीपीएस और एमआईएस पर रिलाई नहीं करता, थोड़े से एक्सटर्नल इनपुट्स भी लेता है लाइक कंपेटिटर प्राइस एटसेट्रा. सारे नहीं लेकिन थोड़े. तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल. ये वन और मोर डेटाबेसेस लिखा है ना, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल. इंटरनल क्या रहेगा? इंटरनल कौन सा? टीपीएस एंड एमआईएस. ओके और एक्सटर्नल कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू आवर वर्क. तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल. एंड मॉडल बेस वो चीज है जो व्हाट इफ सिनेरियो को सपोर्ट करेगा बाय डेटा मैनिपुलेशन एंड कंप्यूटेशन. यानी डेटा के ऊपर किसी ना किसी प्रकार का कोड लगाकर या उसको पुराने हिस्टोरिकल डेटा को एनालिसिस कर. तो ये जो मॉडल बेस जो करता है ना एनालिसिस, इसको बोला जाता है डेटा मैनिपुलेशन एंड कंप्यूटेशन. शॉर्ट में लिख दो डेटा मैनिपुलेशन एंड कंप्यूटेशन. ठीक है. सो इधर देखेंगे वापस. अगर मुझे एक सीधा सीधा जवाब चाहिए जिसमें व्हाट इफ नहीं करना है, आई वुड बी यूजिंग जनरल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज. अगर मुझे अनस्ट्रक्चर्ड जवाब चाहिए, आई वुड बी यूजिंग स्पेशल पर्पस प्लानिंग लैंग्वेज. यानी ये ऊपर जो जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस लिखे हुए हैं ना, ये भी आपको कंपोनेंट्स के अंदर ही लिखने हैं इफ इट कम्स इन द एग्जाम. जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस ये भी कंपोनेंट्स का हिस्सा है. जनरल पर्पस स्ट्रक्चर्ड क्वेरीज, स्पेशल पर्पस अनस्ट्रक्चर्ड क्वेरीज. Alright, so this completes just the decision support system के components. लिखा? डन. नाउ वी हैव समथिंग नोन एज, देखो ये डीएसएस के 4 फेजेस करके कुछ दिया हुआ है. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन 4 फेजेस है. इंटेलिजेंस, डिजाइन, चॉइस एंड इंप्लीमेंटेशन. ध्यान में रखेंगे. मतलब पहले अगर डिसीजन लेना है ना तो पहले कंडीशंस ढूंढने के बाद व्हाट कुड बी द पॉसिबल एक्शंस टू अचीव दैट डिसीजन. उन एक्शंस में से एक सिलेक्ट करना इज चॉइस एंड इंप्लीमेंटिंग देम इज इंप्लीमेंटेशन. कंडीशंस, मल्टीपल पॉसिबल एक्शंस, सिंगल एक्शन का सिलेक्शन, इंप्लीमेंटेशन. चारों पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं. डीएसएस के 4 फेजेस, इंटेलिजेंस, डिजाइन, चॉइस, इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट. इतना ठीक है. दिस कंप्लीट डीएसएस. एमआईएस कंप्लीट, डीएसएस कंप्लीट, मैनेजमेंट लेवल कंप्लीट. राइट. डीएसएस थोड़े अनस्ट्रक्चर्ड क्वेरीज. एमआईएस और डीएसएस का डिफरेंस है. आखिर मिडिल लेवल यूज करेंगे. लास्ट वी मूव टुवर्ड्स द टॉप लेवल विच इज नोन एज एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम. एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम ये बड़े लोग, एनी ऑर्गेनाइजेशन के हेड वुड बी टेकिंग डिसीजंस विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ चार्ट्स, बार चार्ट्स, स्कैटर डायग्राम्स. पूरा वो कंप्रेस्ड व्यू, कंडेंस्ड व्यू में डेटा देखने की कोशिश करेंगे. अगेन यू गेट अ क्वेश्चन कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इट. एक होता है हार्डवेयर,
सिंपल है ये। हार्डवेयर यानी कंप्यूटर, सीपीयू, कीबोर्ड, ये देखो इधर चीजें मिल जाएगी। सॉफ्टवेयर में सेकंड इज नोन एज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में एक तो होगा इसमें मॉडल बेस, ओके एक होगा ग्राफिक्स। ग्राफिक्स मतलब क्या, विजुअल्स दिखाता है वो, बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स, स्कैटर डायग्राम्स, ओके मोशन ग्राफिक्स। उसमें है ना ऐसे विजुअल्स, कलरफुल डेटा देखकर अपन डिसीजन लेने में मदद करेगा। तो इट कुड बी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर में इट कुड बी डेटाबेस, इंटरनल एक्सटर्नल डेटा, इंटरनल पुराना सारे सिस्टम, एक्सटर्नल सारा एक्सटर्नल डेटा, मॉडल बेस, ग्राफिक्स एंड समथिंग वुड बी टेक्स्ट बेस। यानी इसका मतलब सिर्फ ये है कि टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं अपन को। कोई फील्ड मिली ना जिधर अपन टेक्स्ट एंटर करें, लाइक यूजर नेम और पासवर्ड भी फेसबुक के टेक्स्ट बॉक्स में एंटर किए ना, उसको टेक्स्ट बेस बोलते हैं। टेक्स्ट ले सकता है वो इनपुट। तो टेक्स्ट बेस, मॉडल बेस, डेटा बेस, ग्राफिक्स। ग्राफिक्स होंगे चार्ट्स, डायग्राम्स, ओके। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट इज समथिंग नोन एज यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस में आपको क्या ध्यान में रखना है, यू वुड बी एबल टू फाइंड, देखो मैं जैसे बोल रहा हूं उसमें या तो क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछो वो आंसर दे, या फिर मेनूज हो सकते हैं, आपको नजर आएगा यूजर इंटरफेस के एंड में, या फिर उसमें कमांड लैंग्वेज हो सकती है या फिर नेचुरल लैंग्वेज हो सकती है। इफ यू सी द थर्ड कंपोनेंट इन, तो मेनू, कमांड, नेचुरल लैंग्वेज, इनपुट आउटपुट, क्वेश्चंस, दिस कुड बी देयर इन यूजर इंटरफेस। मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर इंटरफेस एंड टेलीकम्युनिकेशन इज द लास्ट थिंग। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये इधर से उधर डेटा ट्रांसफर करने में मदद करना। कंप्लीट 4 कंपोनेंट्स कौन से? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर इंटरफेस, टेलीकम्युनिकेशन। हार्डवेयर में सीपीयू वगैरह, सॉफ्टवेयर में 3 बेस है, डेटाबेस, मॉडल बेस, टेक्स्ट बेस एंड ग्राफिक्स, विजुअल्स के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। यूजर इंटरफेस में मेनू, कमांड, नेचुरल, इनपुट आउटपुट, क्वेश्चंस एंड टेलीकम्युनिकेशन टू ट्रांसफर डेटा। दिस कंप्लीट टाइप्स ऑफ सिस्टम। अभी इतने में से भी आपको एक सवाल अगले एग्जाम में जरूर आ रहा है, इतना जितना अपन ने कंप्लीट किया। अब रुकेंगे नहीं, वी आर मूविंग टुवर्ड समथिंग नोन एज ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। सुना होगा आपने, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के सारे रिसोर्सेज इंटीग्रेट करेगा ये, ओके। तो पहले तो आपको सिर्फ इतना समझना है, बेसिक डेफिनेशन ये है कि इट इंटीग्रेट्स ऑल द 5 M's। 5 M's कौन से? मैन यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मशीन यानी मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल यानी सप्लाई चेन, मार्केट यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड मनी दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 5 M's इंटीग्रेट करेगा ये बेसिकली, ये बेसिक डेफिनेशन है। तो आप वो ईआरपी लिखा हुआ है ना, उधर आप लिख सकते हो 5 M's। वो जो डायग्राम बना है ना उसमें 5 M का इंफॉर्मेशन दिया है, 5 M's, मैन, मशीन, मटेरियल, मार्केट, मनी, ऐसा आप लिख सकते हो। लिखा? मैन, मशीन, मटेरियल, मार्केट, मनी। ये एक जनरल डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट जो हमको सवाल है दैट इज नोन एज ईआरपी के स्टेजेस। यानी ये जो इतना इंटीग्रेशन बना, ये जो एक साथ सारा काम हैंडल करता है, तो इट वाज डेवलप्ड इन स्टेजेस, एक के बाद एक स्टेजेस जुड़ती गई उसमें। क्योंकि आईटी में कुछ भी चीज इमीडिएटली नहीं बनती, इट टेक्स टाइम। एक एक चीज अडेप्ट की जाती है, अपडेट की जाती है। लाइक व्हाट्सएप, यू सी नाउ, जो चीजें आप देख रहे हो पहले शायद नहीं थी उसमें, देयर वर नो ब्लू टिक, देयर वर नो स्टेटस वाला थिंग, ओके। ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी, दिस इज देयर राइट नाउ। तो एक एक चीज ऐड होती गई, इसमें भी एक एक चीज बढ़ती गई एंड इट बिकेम एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। अपन सिर्फ स्टेजेस के नाम लिखेंगे इसमें। पहला है इन्वेंट्री कंट्रोल, ओके, यू नो व्हाट इट इज। ये कॉस्टिंग के स्टेजेस है, आपके कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में भी होते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल इज द फर्स्ट। सेकेंड वन एबीसी एनालिसिस, यू नो व्हाट इज एबीसी एनालिसिस? इन्वेंट्री की कैटेगराइजेशन स्कीम है। इन्वेंट्री कंट्रोल, सेकंड एबीसी एनालिसिस, थर्ड इज ईओक्यू, इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आपको पता होगा, ऑप्टिमम ऑर्डर करने के लिए। नेक्स्ट फोर्थ इज जेआईटी, जस्ट इन टाइम, ओके। जब चाहिए ऑर्डर करो, उतना ही ऑर्डर करो जितना चाहिए, इन्वेंट्री इतनी मेंटेन न करो, इन्वेंट्री का कॉस्ट कम करो, आपकी क्वालिटी भी इंप्रूव करो, बेसिकली जस्ट इन टाइम। उसके बाद जब नेक्स्ट इज नोन एज MRP1, मटेरियल के रिक्वायरमेंट की प्लानिंग, कितना मटेरियल चाहिए होगा वो फोरकास्ट करना और पहले ही डिटरमाइन कर देना, ये इसके थ्रू होगा। यानी इन्वेंट्री कंट्रोल और इसमें डिफरेंस ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको ये समझना है कि MRP1 में वो पुराने तीनों स्टेजेस जुड़ गए। MRP1 मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, अब मटेरियल आ गया तो नेक्स्ट इज MRP2 मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। यानी ये आर है ना, सिर्फ MRP1 में रिक्वायरमेंट है, बाकी जहां भी आर आएगा वो रिसोर्स रहेगा। MRP1 मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, नेक्स्ट इज MRP2 मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, नेक्स्ट इज अब मैन्युफैक्चर हो गया तो अब क्या करने का? डिस्ट्रीब्यूट करने का, डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग, DRP। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेज इज
ईआरपी 8 स्टेज ही ईआरपी हो गया क्योंकि पुराने स्टेजेस का इंटीग्रेशन कर दिया गया और पहले अकाउंटिंग अलग से किया जाता था, लेकिन अब क्या हुआ 9 स्टेज उन्होंने जोड़ दिया और अकाउंटिंग भी साथ में ले लिया, विच इज नोन एज एमआरपी 3। एमआरपी 1 क्या था? मटेरियल रिक्वायरमेंट। एमआरपी 2 क्या था? मैन्युफैक्चरिंग। एमआरपी 3 इज मनी रिसोर्स प्लानिंग। एमआरपी 3, ऑलराइट। एंड लास्ट स्टेज का नाम लिखना ठीक से, EIS, कैपिटल EIS हाइफन वेब एनेबल्ड। EIS वेब एनेबल्ड। EIS वेब एनेबल्ड, इसका मतलब क्या? वेब ब्राउजर के थ्रू खुलेगा, बस ब्राउजर, ओके। वेब ब्राउजर का सपोर्ट, इंटरनेट मतलब गूगल क्रोम से खोल सकते हैं हम। दैट इज द 10 स्टेजेस। तो पहला जल्दी से बताएंगे, पहली स्टेज कौन सी थी? इन्वेंट्री कंट्रोल। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नेक्स्ट, एट्थ वन, नाइन्थ वन। एमआरपी 3 क्या है? मनी रिसोर्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट इज EIS वेब एनेबल्ड, ब्राउजर के थ्रू खुलेगा। ERP कंप्लीट, वापस नहीं आ रहे पीछे, राइट। वी मूव टुवर्ड्स, जम रहा है ना, समझ रहा है ना, स्पेस मैच हो रही है ना। दिस इज द वे इन विच वी आर गोइंग टू कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट समझना है, उसमें देखो हल्की सी बारीकी चीजें समझनी है कि कस्टमर ह्यूमन बीइंग है, रिलेशनशिप एक फीलिंग है, और मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, सारे डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी है, नॉट टू मेक श्योर दैट। क्योंकि आज क्या हो गया है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो होता है ना, जिसमें रॉ मटेरियल आते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ये एमआरपी 1 एमआरपी 2 जो देखा, उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि कस्टमर को रिटेन करना, सर्विस करना हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए भी टूल्स या सॉफ्टवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्या करेगा सीआरएम? ये सिर्फ एनालिसिस करेगा, ये सारे टूल्स एनालिसिस ही करते हैं। कस्टमर के डेटा को देखकर उनके बिहेवियर पैटर्न कि क्या खरीद सकता है, ये डिटरमाइन कर उनको वही चीज देना जो उसको चाहिए, दैट इज सीआरएम बेसिकली। तो इसके अपन को पॉइंट्स क्या ध्यान में रखने हैं? देखो, एक एनालिटिकल सीआरएम करके कुछ दिया हुआ है। एनालिटिकल सीआरएम एज एनालिटिकल मतलब क्या? ये शब्द ही बोलता है एनालिसिस। तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले तो सीआरएम की इक्वेशन दी है। सीआरएम क्या बोलता है? एक चीज होती है कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, सुनना मेरी बात। कस्टमर अंडरस्टैंडिंग का मतलब एनालिसिस करो, कस्टमर को समझो। रिलेशनशिप मैनेजमेंट मतलब क्या? इंटरैक्शन करो कस्टमर के साथ थ्रू फैक्स, ईमेल, चैटिंग एटसेट्रा। लेकिन कस्टमर का जो ये अलग अलग होते थे पहले, कि एनालिसिस अलग और इंटरैक्शन अलग। जब एनालिसिस यूज कर इंटरैक्शन करोगे ना, उसको बोलेंगे एनालिटिकल सीआरएम की डेफिनेशन। समझ रहा है? तो एनालिटिकल सीआरएम वुड बी कस्टमर अंडरस्टैंडिंग प्लस रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कंप्लीट, दिस कंप्लीट्स द टेबल। एनालिटिकल सीआरएम की डेफिनेशन आई तो आपको ये लिखना है। डन? अभी इधर देखेंगे मेरे पास, देयर इज समथिंग नोन एज ग्रीनबर्ग, पॉल ग्रीनबर्ग एक बहुत फेमस ऑथर भी है, उनके बुक्स भी वेरियस यूनिवर्सिटीज में चलती है। सीआरएम एट द स्पीड ऑफ लाइट, ये बुक पढ़ाई जाती है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में भी और यूनिवर्सिटीज में भी, अब्रॉड में। लेकिन अपन को उससे कुछ लेना देना नहीं। अपन को उसने क्या बोला है कि देखो, हर काम में क्या करेंगे, यू वुड बी डिफाइनिंग अ स्ट्रैटेजी, देन यू वुड बी ब्रेकिंग इट इनटू प्रोसेसेस एंड देन यू वुड बी इंप्लीमेंटिंग इट। हर ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस, सीआरएम को भी उसी तरीके से करना है। सबसे ऊपर बिजनेस स्ट्रैटेजी रहेगी, पीपल अपॉइंट करो, प्रोसेसेस डिफाइन करो कि हाउ वुड यू अचीव इट, एंड यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर इट एंड टू अचीव इट। क्योंकि आईटी ही वो है जिससे आप मैसेजेस भेजते हो, आईटी ही वो है जिससे आप रिलेशनशिप मेंटेन करोगे कस्टमर के साथ। टेक्नोलॉजी के बिना नहीं होगा। तो सबसे ऊपर क्या रहेगा? बिजनेस स्ट्रैटेजी, उसके नीचे पीपल एंड प्रोसेसेस, लास्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। खत्म। ये किसने बोला है? इसको पिरामिड बोलते हैं। पिरामिड किसका? ग्रीनबर्ग का पिरामिड, राइट? ग्रीनबर्ग का पिरामिड है ये। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ सीआरएम। अब आपके हिसाब से बेनिफिट क्या रहेंगे सीआरएम के? कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करे, एनालाइज कर रिटेन करे, सर्विस दे सके। तो छोटे में बेनिफिट लिखना है, ताकि मतलब इसका क्या है कि ना मार्केट की चीजों को समझना और ज्यादा हमको ये इनसाइट देगा कि एक्चुअली ये मार्केट में चाहिए क्या। तो इसको बोलते हैं मार्केट इंटेलिजेंस देता ही है, आपको और ज्यादा वाकिफ करवाता है मार्केट से, यानी कस्टमर से बेसिकली। टू रेज अ मार्केट इंटेलिजेंस एंटरप्राइज, टू रेज अ मार्केट इंटेलिजेंस एंटरप्राइज, टू रेज अ मार्केट इंटेलिजेंस एंटरप्राइज, कॉमा एनालिसिस एंड कैप्चर ऑफ कस्टमर। मतलब पहला ये था टू रेज अ मार्केट इंटेलिजेंस एंटरप्राइज, फिर एनालिसिस एंड कैप्चर ऑफ कस्टमर वुड बी द सेकेंड। ये बेनिफिट है। डन? नाउ वी मूव अहेड। अभी इधर देखेंगे बेनिफिट्स लिखा। अब सीआरएम देखो, देयर इज समथिंग नोन एज 3 ways टू सीआरएम। इसका मतलब सिर्फ ये है, इधर देखेंगे मेरे पास 3
एक साइकिल है, क्या करो, मार्केटिंग करो, डेटा हासिल करो, डेटा पर एनालिसिस करो और फिर एक्सपेंशन करो, खत्म। यानी पहला है टेक एक्शन, ओके, इसमें मार्केटिंग पॉलिसीज नजर आ रही है आपको। सेकंड इज एनालाइज, यानी आप एनालिसिस करो उस डेटा के ऊपर, एनालिसिस करने के बाद यूज दैट डेटा, डिस्कवर, टॉक्स अबाउट ट्रेंड्स इन मार्केट फॉर एक्सपेंशन, यानी एक्सपेंशन इसमें एनालिसिस में बाइंग पैटर्न डिटरमाइन किया और अपन ने एक्शन में मार्केटिंग की। मार्केटिंग, बाइंग पैटर्न, एक्सपेंशन, टेक एक्शन, एनालाइज, डिस्कवर, समझ रहा है? तो दीज आर द 3 ways टू सीआरएम। लास्ट इज वाई सीआरएम। देखो एक चीज आपको पता है, एबीसी एनालिसिस में 80-20 रूल चलता है, पेरेटो रूल। सिमिलरली 80-20 रूल इधर भी अप्लाई होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा गया ना कि 80-20 रूल इधर कैसे अप्लाई होता है, यू वुड बी राइटिंग दिस, जो मैं आपको बता रहा हूं कि 20% ऑफ द ओल्ड कस्टमर्स वुड गिव यू 80% ऑफ प्रॉफिट। ये सीआरएम में भी अप्लाई होता है, ओके। इस तरीके से पेरेटो करके प्रिंसिपल है, 80-20 पेरेटो प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल इधर कैसे अप्लाई होता है आपको ये लिखना है। मैं आपको लिखवा रहा हूं जल्दी से। तो देखो वाई सीआरएम ब्रैकेट में लिखना पहले 80-20 रूल, तो 20% of old customers provide 80% profit. 20% of old customers provide 80% profit. तो कॉमा मतलब, तो क्या करना फिर अपन को देता तो वाई सीआरएम टू सर्विस एंड रिटेन देम, समझ रहा है क्या? ताकि उनको अपन अच्छी तरीके से सर्विस दे सके और रिटेन कर सके, दैट इज वाई सीआरएम। तो एक तो ये पॉइंट मिला, कॉमा, या फिर सेकंड इज टू सर्विस एंड रिटेन देम, डन। सीआरएम कंप्लीट, वापस देखने का नहीं, समझ रहा क्या? ओके, फुर्ती रखनी है आपको, एनर्जी नहीं छोड़नी है आपकी। इसी तरीके से नाउ आप सीआरएम तक पक्के हो जाओगे। देखो ना, इधर तक सवाल आया, यू वुड बी एबल टू राइट। इतना ही पढ़ो जितना मैं बोल रहा हूं, एग्जाम के पहले आईटी निकल जाएगा पक्के से, ओके, कोई चीज बचेगी नहीं। ऑलराइट, कंप्लीट। नाउ वी मूव टुवर्ड्स, ये जल्दी से खत्म कर रहे हैं अपन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जिंदगी भर से पढ़ते आए, इसमें कोई समय नहीं दे रहे अपन। सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी इट स्टार्ट्स फ्रॉम, मतलब सप्लाई चेन, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चर, डिलीवरी, ओके, सर्विस। सो कहने का मतलब 4 स्टेजेस है इसमें। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपको वो डेफिनेशन तो लिखनी है कि देखो, प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ द सप्लाई चेन, ओके, ये तो है ही है। यानी आपको कोई चीज मैं अंडरलाइन वगैरह नहीं करवा रहा हूं, यानी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, ओके। तो ये कहां से स्टार्ट होता है? स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, इन्वेंट्री एंड फिनिश गुड्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। इतना ध्यान में रखकर इसके 4 स्टेजेस है। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या? परचेसिंग यानी रॉ मटेरियल परचेस करना कम से कम प्राइस में और राइट जगह पर रॉ मटेरियल डिलीवर करना, ओके। नेक्स्ट इज ऑपरेशन। ऑपरेशन के उधर लिखेंगे कन्वर्जन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। किस में ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसमें? What would be the transformation from raw material से फिनिश गुड्स? ट्रांसफॉर्मेशन लिखो, खत्म करो। डिस्ट्रीब्यूशन उधर लिखना लॉजिस्टिक्स, ब्रैकेट में ट्रांसपोर्टेशन, ऊपर था ट्रांसफॉर्मेशन, इधर है ट्रांसपोर्टेशन, ओके। एंड लास्ट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या? कि इन सब में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए कि यार रॉ मटेरियल आ गया लेकिन मशीन्स रेडी नहीं है, मशीन्स रेडी, रॉ मटेरियल, दिस शुडंट हैपन, ओके। डिलीवरी के व्हीकल्स फालतू खड़े हैं, लेकिन तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन का ऊपर जो डायग्राम है ना, उसमें दिखेगा कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट, कंट्रोल, ये 3 चीजें। कैन यू सी दैट? वो तीनों शब्द इसमें आने चाहिए, खत्म। सप्लाई चेन मैनेजमेंट खत्म। लास्ट इज इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। आपका एग्जाम क्या करता है? क्वेश्चन पेपर, इट आस्क्स यू क्वेश्चंस which covers many questions। एक सवाल ऐसे पूछते जो 3-4 सवाल कवर करे एक साथ। तो ऐसा सवाल है ये कि भाई ईआरपी, सीआरएम और एससीएम में डिफरेंट रिलेशन क्या है, आपको ये समझना है। ईआरपी क्या है? सब कुछ इंटीग्रेट करता है, तो सारे प्रोसेस स्टैंडर्डाइज करना उसका काम है। एससीएम क्या है? वो सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेशन रखता है, यानी वो एक अलग साइड में बैठता है और उनसे अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने की। कस्टमर, ये सीआरएम कस्टमर के साथ हेल्दी रिलेशनशिप्स अक्वायर करना, रिटेन करना, सर्विस करना, ये काम है उसका। तो बोथ सिट एट द अपोजिट एंड्स, इन स्पाइट ऑफ सिटिंग एट अपोजिट एंड्स दे हैव द सेम एंड गोल। ये अपन को लिखना है, तो जल्दी से वहां लिखेंगे। देखो ईआरपी है ना, ईआरपी जो लिखा हुआ है उस डायग्राम में एरो करो ऊपर, ये जो ईआरपी लिखा हुआ है उधर एरो करो और लिखना इंप्रूव एंड स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस। इंप्रूव एंड स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस, इंप्रूव एंड स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस, ओके। उसके बाद देखो आपको दिखेगा कस्टमर्स, सीआरएम कस्टमर्स के साथ, तो उधर दिखेगा एनहांस रिलेशनशिप। मतलब सीआरएम और वो जो एरो है ना,
उधर लिखना एरो, सीआरएम और कस्टमर्स के बीच में, इन दोनों ये कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप संबंध बनाने की कोशिश, एनहांस रिलेशनशिप। और सप्लायर्स है ना, उधर लिखना इंप्रूव कोलैबोरेशन, यानी कम्युनिकेशन, कमिंग टुगेदर, वर्किंग टुगेदर, इंप्रूव कोलैबोरेशन। समझ रहा है? तो एससीएम के उधर इंप्रूव कोलैबोरेशन, सीआरएम के उधर एनहांस रिलेशनशिप। लिखा इतना, नीचे सिर्फ एक लाइन लिखना, ये दोनों एससीएम एंड सीआरएम सिट एट अपोजिट एंड्स even though having the same end goal. SCM and CRM sit at opposite ends even though with the same end goal. Done? Alright, now we move on to human resource management system. लिखा आपने वो? राइट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम यानी क्या? ये लोग एम्प्लॉइज को मैनेज करेंगे, ओके, इन आईटी के थ्रू, सिस्टम्स के थ्रू। इधर देखेंगे मेरे पास, तो ये जो मॉड्यूल्स है वो ध्यान में रखने की, क्या क्या काम करेंगे? आपके पेरोल का ध्यान रखेंगे, ओके, आपके बेनिफिट्स का ध्यान रखेंगे, कंपनसेशन का ध्यान रखेंगे, आपके ट्रेनिंग का ध्यान रखेंगे, कौन से रूम में कौन ट्रेनर ट्रेनिंग करवा रहा है। तो जल्दी से मॉड्यूल्स अंडरलाइन करके ले लेते हैं। एक तो वर्कफोर्स मैनेजमेंट, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि सारे लेबर लॉज इंक्लूड कर सब प्रॉपरली मैनेज करे वर्कफोर्स को। नेक्स्ट इज टाइम एंड अटेंडेंस, आपका वर्क रिलेटेड एफर्ट्स गैदर करे। नेक्स्ट पेरोल, ओके, नेक्स्ट इज ट्रेनिंग, कंपनसेशन इज बेनिफिट्स। रिक्रूटमेंट जो है ना, रिक्रूटमेंट, उधर से एक एरो लेकर जाओ और नीचे हायरिंग प्रोसेस नजर आ रहा है, तो उसमें ये चीजें होगी। समझ रहे हैं आपको? ये 5 चीजों का ध्यान रखेंगे वो। तो पहला है रिक्रूटमेंट एंड प्री स्क्रीनिंग, दिख रहा है आपको? प्री स्क्रीनिंग का मतलब क्या हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में बिना बुलाए किसी ना किसी प्रकार का उनका टेस्ट कंडक्ट करना, किसका? जिनको हायर करना है। तो वो क्या हो सकता है? टेलीफोनिक इंटरव्यू हो सकता है या ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है। यू कुड राइट देयर ऑनलाइन टेस्ट, किधर? प्री स्क्रीनिंग के उधर। पहला जो हायरिंग प्रोसेस का बॉक्स बना हुआ है ना, उसमें प्री स्क्रीनिंग दिया है ना, उधर ऑनलाइन टेस्ट लिख सकते हो। जो अपने रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट नीचे खींच कर लिया ना हायरिंग प्रोसेस में, उसमें जो पहला स्टेप है असेसमेंट्स, रिक्रूटमेंट एंड प्री स्क्रीनिंग, तो उधर प्री स्क्रीनिंग का ये पहली स्टेज का मतलब होता है ऑनलाइन टेस्ट, ओके, वो हो गया। उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन में बुलाया जाएगा टेस्ट के लिए, उसको असेसमेंट्स बोलते हैं। उधर लिखेंगे टेस्ट्स, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट, टेक्निकल राउंड, ये सारी चीजें होती है इसमें। नेक्स्ट इज ड्रग टेस्ट एंड बैकग्राउंड चेक। बैकग्राउंड यानी कैसा बैकग्राउंड? नॉट फैमिली बैकग्राउंड, योर एक्सपीरियंस, ओके, योर प्रीवियस सीटीसी या सैलरी कितना था, ये देखा जाएगा। ड्रग टेस्ट यानी मेडिकल रिपोर्ट, ओके, ये चीजें होगी इसमें। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट, मतलब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिंदगी में हायर होंगे ना, फर्स्ट थिंग यू वुड बी अंडरगोइंग वुड बी नोन एज ट्रेनिंग। तो ये प्लेसमेंट के अंदर ट्रेनिंग आएगा। एंड लास्ट इज ऑनबोर्डिंग, यानी आपको ले लिया है, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाओगे। डन? क्लियर? तो अब देखो, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस एक मॉड्यूल है। इसका मतलब क्या है? एम्प्लॉय जो है ना, वो एचआर ने जो अटेंडेंस डाला है, कुछ भी वर्क रिलेटेड एफर्ट्स लिखे, उसमें ओवर टाइम वगैरह जो भी डिटेल सैलरी मिला है, उसको क्वेरी कर सकता है, भाई ये गलत है, ये सही कर, ऐसा एक मॉड्यूल दिया है। सो यू कुड राइट ओवर देयर क्वेरी एचआर रिलेटेड डेटा। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस है ना, उधर यू कुड जस्ट राइट क्वेरी एचआर रिलेटेड डेटा। डन? मेक श्योर दैट यू रिमेंबर 4 to 5 of these modules. कंपनसेशन के उधर लिख सकते हो बेनिफिट्स / perks, PERKS, कंपनसेशन मैनेजमेंट, benefits. All right, so make sure that you remember this. Now we move on to something known as, मतलब 4 to 5 मॉड्यूल्स आपको याद रखने। यू गेट अ क्वेश्चन कि लिस्ट एनी 4 मॉड्यूल्स। बुक में हर चैप्टर के एंड में जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं सारे दिए हुए, ऑल्सो द मार्किंग इज देयर बिसाइड ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ओके, तो वो पूरा ध्यान रखा हुआ है। राइट, वी मूव टुवर्ड समथिंग नोन एज कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये बैंक का सिस्टम होगा और बैंक सेंट्रलाइज तरीके से काम करती है। सारे ब्रांचेस एक सेंट्रल जगह पे कनेक्टेड होंगे एंड एवरीथिंग वुड बी कम्युनिकेटेड विद द सेंट्रल ब्रांच। तो कोर का फुल फॉर्म लिखना है उधर, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरमेंट। ऑनलाइन मतलब फोन बैंकिंग, नेट बैंकिंग वगैरह आप यूज कर सकते हो। समझ रहा है? सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम। ठीक है, मतलब रियल टाइम यानी हाथों हाथ। यू गेट द एटीएम, आप इमीडिएटली विड्रॉ करो,
अपडेट उधर हो जाएगा, फिर सब ब्रांचेस में ऑटोमेटिकली अपडेट होगा उसी टाइम पर। ओके, रियल टाइम और बैच का डिफरेंस देखा था। सेंट्रलाइज्ड, ऑनलाइन, रियल टाइम एनवायरनमेंट इज द फुल फॉर्म। ओके, अभी 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने 3 अपने प्रोडक्ट्स दिए हैं ये कोर बैंकिंग रिलेटेड। फर्स्ट इज नोन एज इन्फोसिस का फिनेकल। इन्फोसिस नामक ऑर्गेनाइजेशन ने फिनेकल नामक कोर बैंकिंग सोल्यूशन बनाया कि ये लो बैंक वालों, दिस इज द सोल्यूशन विच इज मेड इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट यू कुड वर्क थ्रू इट। ओके, हम आपको सोल्यूशन बनाकर देते हैं, आप इसमें काम कर सकते हो। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाए वैसे ही। तो इन्फोसिस के फिनेकल के उधर लिखना है एड्रेसेस कोर नीड्स ऑफ द बैंक्स, एड्रेसेस कोर नीड्स ऑफ द बैंक्स। लिखा। अब इसमें कुछ मॉड्यूल से सिर्फ नाम लिखना कि कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन तो होगी ना उसमें। तो पहला इट कुड बी कस्टमर इंफॉर्मेशन, एक मॉड्यूल कस्टमर इंफॉर्मेशन, कॉमा कस्टमर एनालिटिक्स। 4 से 5 मॉड्यूल्स लिखेंगे हम। लिखा कस्टमर एनालिटिक्स। देन यू कुड राइट पेमेंट्स, सारे पेमेंट्स का ध्यान देना। देन यू कुड राइट ओरिजिनेशन, ओरिजिनेशन का मतलब होता है लोन। ओके, लोन रिलेटेड मॉड्यूल होगा ये। लास्ट यू कुड राइट इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक, इस्लाम जो फॉलो करते हैं उनके रिलेटेड, इसमें इस्लाम का एक लॉ होता है विच इज नोन एज शरिया, उस लॉ के रिलेटेड वो चीजें उसमें डाली गई। लाइक दोज पीपल इंटरेस्ट लेना या देना उनके रिलीजन में इज अ क्राइम, तो उस हिसाब से ये चीज बनाई गई है। अंडरस्टैंडिंग कस्टमाइज्ड है उनके हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से। शरिया नाम का लॉ रहता है, SHARIA, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। इस्लामिक बैंकिंग। तो कस्टमर के 2 मॉड्यूल्स लिखे अपन ने, पेमेंट्स लिखा और ओरिजिनेशन लिखा और इस्लामिक बैंकिंग। ओके, 5 मॉड्यूल्स वी हैव कंप्लीट। इन्फोसिस फिनेकल। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस का फिन1। ये खास करके लोन के लिए रहता है। ये मतलब कैसा, इन्फोसिस फिनेकल भी इंप्लीमेंट कर सकती है वो बैंक, एंड साथ साथ इट कुड इंप्लीमेंट न्यूक्लियस फिन1 एज वेल, बिकॉज इट इज स्पेसिफिकली फॉर लोन। तो उधर लिखना लोन ओरिजिनेशन एंड क्रेडिट कार्ड सिस्टम, लोन ओरिजिनेशन एंड क्रेडिट कार्ड सिस्टम। क्रेडिट कार्ड सिस्टम लिखा। ओके, उसके बाद आप लिख सकते हो फ्रॉड डिटेक्शन टूल्स। क्रेडिट कार्ड रिलेटेड जो फ्रॉड होते हैं ना, वो ये डिटेक्ट करने के टूल्स है उसमें। लास्ट यू कुड राइट मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल का मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल। डन। लास्ट इज ओरेकल का फ्लेक्स क्यूब। इसमें 3 चीजों का इंटीग्रेशन होगा, सुनना मेरी बात। CMA, कस्टमर इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो इतना लिख दो, इंटीग्रेट्स CMA, कस्टमर इंफॉर्मेशन, कस्ट इन्फो लिख दो, MGMT इन्फो लिख दो। ओके, A/C इन्फो लिख दो। और एक लास्ट चीज लिख लेना, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, STP। दैट इज ऑल। कंप्लीटेड। ओके, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग का मतलब क्या, एक बार एंटर करो और सब जगह रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, यू डोंट नीड टू री एंटर इट। नाउ वी मूव टुवर्ड्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो अकाउंटिंग यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेगा, स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा। उसको इन्वेस्टर्स देख सकते हैं या मैनेजमेंट देख सकती है, टैक्स अथॉरिटीज देख सकती है। तो इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसके कंपोनेंट्स हमको लिखने हैं वापस, सिंपल है। पहला है हार्डवेयर। ओके, यू कुड जस्ट राइट हार्डवेयर, कॉमा सॉफ्टवेयर, H/W लिख सकते हैं हार्डवेयर को, S/W सॉफ्टवेयर को, है ना, शॉर्ट में। और वो रिकॉग्नाइज्ड भी, एग्जाम में भी लिख सकते हो। प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, कॉमा पीपल, कॉमा डेटा, एंड लास्ट इज इंटरनल कंट्रोल। यानी देखो, अकाउंटिंग रिलेटेड जो डेटा है ना वो कॉन्फिडेंशियल रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। तो इंटरनल कंट्रोल यानी क्या, ब्रैकेट में यू कुड राइट पासवर्ड्स, just to protect it from unauthorized disclosure. ओके, कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है मशीनों में इंसान के दिमाग की जैसी ताकत देता है। मशीन शुड डू द वर्क लाइक अ ह्यूमन का माइंड डज या फिर ह्यूमन की बॉडी डज। तो इसके 4 कमर्शियल एप्लीकेशन से सिंपल है। इट हेल्प्स अस इन टेकिंग डिसीजंस। मशीन लाइक आवर ब्रेन हेल्प्स अस इन टेकिंग डिसीजंस। मैं 4 चीजें बता देता हूं, देन वी वुड बी राइटिंग सम स्टफ। एक तो डिसीजन सपोर्ट, नेक्स्ट इज
there is huge amount of information in the world available on search engines या फिर available on different servers. Google क्या करता है, specific जो चाहिए वो लाकर देता है, यानी जो important, या फिर Siri, if you talk to a phone, you could voice recognize कर it just gives you what you want. तो कहने का मतलब इतनी सारी information में से, इतने सारे data में से giving you the right thing, just what you want is again a type of work which a man does, ये मशीन कर रही है. तो एक तो डिसीजन सपोर्ट, एक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, थर्ड इज नोन एज वर्चुअल रियलिटी. वर्चुअल रियलिटी मतलब क्या, आप अपने आंखों के ऊपर you could fix some screen and you could see the things, like आप कार चलाना सीख सकते हो without the car being there. आप ऑपरेशन थिएटर में without being into the ऑपरेशन थिएटर and not the पेशेंट भी नहीं, then also you could do the operation. Okay, ये चीज, या फिर आप प्लेन उड़ाना, you could learn how to ride a plane without being there inside the plane. यानी वो वर्चुअल रियलिटी, यानी कहने का मतलब चीजें आप लर्न कर सकते हो, उसको VR हेडसेट्स बोलते हैं, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स. वो लगते हैं और आगे LCD के 2 स्क्रीन, देयर कैन बी 2 स्क्रीन्स और 1 फुल स्क्रीन, एंड यू कुड सी ईच एंड एवरीथिंग. ऐसे लगेगा कि आप लाइव हो के रोलर कोस्टर के राइड पर भी जा सकते हो थ्रू इट, और उतना ही डर लगेगा जो एक्चुअल में लगता है. ओके, तो अगर आपको नहीं लगता है तो अच्छी बात है. डिसीजन सपोर्ट, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, वर्चुअल रियलिटी, एंड लास्ट इज रोबोटिक्स. मशीन्स, मैन्युफैक्चरिंग में आजकल रोबोटिक्स यूज होता है इन ऑर्डर टू मेक द कार्स, मेक द मशीन्स, एंड ह्यूमन को रिप्लेस कर रहे हैं वो लोग. सो ह्यूमन को रिप्लेस कर रहे हैं वो मशीन, यानी वो उठाने का, लेकर जाने का काम रोबोट्स करते हैं. सो हेंस इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, 4 एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट. आप डिसीजन सपोर्ट के उधर लिखेंगे कैप्चर, व्हाई एज वेल एज व्हाट. मतलब क्या हुआ और क्यों हुआ ये वो बताएगा. वॉट एज वेल एज वाई कर दो, नहीं तो वॉट एज वेल एज वाई. कैप्चर्स वॉट एज वेल एज वाई. ओके, नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. उसके लिए आप लिख सकते हो एनालिसिस, कॉमा डेटाबेस माइनिंग. लिखा एक्सट्रैक्ट करने में. नेक्स्ट इज वर्चुअल रियलिटी, उधर लिख सकते हो एनहांस्ड रियलिटी विजुअलाइजेशन. Enhanced reality visualization. Last, robotics में you could write machine vision systems used in manufacturing. Machine vision systems used in manufacturing. Done? दिस कंप्लीट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. लास्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक सिस्टम पर चलते हैं जिसको बोलते हैं एक्सपर्ट सिस्टम. एक्सपर्ट सिस्टम वो सिस्टम होगा जो एक्सपर्ट को रिप्लेस करेगा. अब ध्यान से सुनना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट. देखो, एक्सपर्ट को अगर रिप्लेस करना है तो एक्सपर्ट का पूरा नॉलेज लगेगा. तो मैं कंपोनेंट्स आपको वो डायग्राम दिखाता हूं और एक एक चीज कंप्लीट करते हैं हम. डायग्राम अगर आप देख रहे हो तो यू वुड बी एबल टू फाइंड समथिंग नोन एज नॉलेज बेस इनसाइड दैट डायग्राम. नॉलेज बेस क्या है? वो जगह जहां पर वो एक्सपर्ट का सारा नॉलेज लेकर स्टोर किया जाएगा. अब देखो, इट वुड बी रिप्लेसिंग अ डॉक्टर, इट वुड बी रिप्लेसिंग अ लॉयर, यानी सिस्टम खुद जवाब देगा. कैसे? नॉलेज बेस में सारा नॉलेज है. यूजर इंटरफेस नजर आ रहा है, यूजर इंटरफेस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो पेशेंट है उसको. वो क्वेश्चंस के जवाब वुड बी स्टोर्ड इन डेटाबेस ऑफ फैक्ट्स. समझ रहे हैं? क्वेश्चन के जवाब, अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, एटसेट्रा. वो क्वेश्चन के जवाब किधर गए? डेटाबेस ऑफ फैक्ट्स में. नॉलेज बेस में सारा नॉलेज, डेटाबेस फैक्ट्स में स्पेसिफिक टू द प्रॉब्लम. इन्फरेंस इंजन सबसे इंपॉर्टेंट है. वो क्या करेगा? डेटाबेस ऑफ फैक्ट्स से वो प्रॉब्लम उठाएगा, नॉलेज बेस से यू वुड बी पिकिंग अप द आंसर एंड गिविंग इट ऑन टू द स्क्रीन. अंडरस्टैंडिंग? यानी लॉजिक मैकेनिज्म जो है, लॉजिक एंड रीजनिंग मैकेनिज्म, वो है इन्फरेंस इंजन के पास. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. तो उसने डेटाबेस ऑफ फैक्ट्स से उठाया, नॉलेज बेस से स्पेसिफिक सोल्यूशन उठाया, यूजर इंटरफेस पर दे दिया. देयर इज समथिंग नोन एज एक्सप्लेनेशन मैकेनिज्म. आपको नजर आएगा. उसका मतलब सिर्फ ये है कि वो आपको ये बोलेगा कि हम इस डिसीजन पर क्यों आए, ये लो ये चीज, क्योंकि आपने हमको बोला ये, तो फैक्ट्स बताएगा कि दिस इज द रीजन. यानी एक्सप्लेनेशन मैकेनिज्म किसी प्रकार से सिस्टम की मदद नहीं करता, यूजर को सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा कि दिस इज द रीजन व्हाई वी केम ऑन टू द डिसीजन. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वुड बी इन्फरेंस इंजन, जो कहां और कहां से डेटा उठाएगा. एक तो डेटाबेस ऑफ फैक्ट्स है और एक नॉलेज बेस से जो सारा डेटा है. बिकॉज यू कैन नॉट गिव ऑल द इंफॉर्मेशन. सर दुख रहा है तो बाकी शरीर की इंफॉर्मेशन देने का क्या मतलब है? तो इन्फरेंस इंजन वुड बी पिकिंग अप द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस ऑफ फैक्ट्स
एंड नॉलेज बेस्ड। तो जल्दी से लिखेंगे नॉलेज बेस्ड। दो प्रकार, सुनना, एक लास्ट चीज, दो प्रकार के नॉलेज हो सकते हैं, यूरिस्टिक एंड रियलिस्टिक। यूरिस्टिक मतलब क्या, मेरा ये मानना है, मेरा ये सोचना है। इंडिविजुअलिस्टिक कि यार मेरे को ये लगता है कि तुमको ये बीमारी है, लेकिन बाकी चीजें टेस्ट आने के बाद पता चलेगी, यानी अनुभव वाला नॉलेज इज यूरिस्टिक। एंड रियलिस्टिक इज विच इज देयर इन द बुक्स, विच इज देयर इन द रिपोर्ट्स। तो नॉलेज बेस में दोनों प्रकार का नॉलेज होगा, वो खुद का अनुभव भी डालेगा और स्पेसिफिक बुक्स का भी। तो यूरिस्टिक एंड रियलिस्टिक नॉलेज लिखेंगे आप नॉलेज बेस में, यूरिस्टिक रियलिस्टिक, यूरिस्टिक रियलिस्टिक। इन्फरेंस इंजिन लिखा HEURISTIC, यूरिस्टिक। इन्फरेंस इंजिन के उधर लिखेंगे लॉजिक एंड रीजनिंग मैकेनिज्म, लॉजिक, समझ रहा है ना। लॉजिक एंड रीजनिंग मैकेनिज्म लिखा। यूजर इंटरफेस के उधर थ्रू विच यूजर कम्युनिकेट्स, एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी में प्रोवाइड्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉजिक। कि हम क्यों आए इस बात के ऊपर, राइट। लास्ट इज डेटाबेस ऑफ फैक्ट्स। ये डेटाबेस ऑफ फैक्ट्स में क्या रहेगा, यस, जो सवाल थे उसके जवाब, कि भाई ये दुख रहा है, ये चीजें स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के। तो होल्ड्स यूजर्स इनपुट अबाउट करंट प्रॉब्लम, होल्ड्स यूजर्स इनपुट अबाउट करंट प्रॉब्लम। डन डन। अब सुनना मेरी बात, एक्सपर्ट सिस्टम तीन प्रकार के हो सकते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ओके, मेक श्योर दैट यू ड्रॉ इट इन द एग्जाम। एग्जाम्पल बेस्ड, यानी इसमें पुराने एग्जाम्पल लिए जाएंगे और उस एग्जाम्पल के एक चीज बनेगी विच इज नोन एज डिसीजन ट्री, जो हम फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे, डिसीजन ट्री। तो आप सिर्फ एग्जाम्पल बेस्ड के आगे लिख दो क्रिएट्स अ डिसीजन ट्री, ओके, यू डोंट नीड टू स्टॉप, कि आपको रुकने का हक नहीं है। आज आपको लिखते ही जाना और खत्म करना। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ चैप्टर 4 नाउ। क्रिएट डिसीजन ट्री। रूल्स बेस्ड में ये इस फॉर्म में होगा, इफ दिस देन दिस, अगर ये हो रहा है तो ये है, अगर ये तो इफ हाइफन देन रूल्स, इफ देन रूल्स। किसमें, रूल्स बेस्ड में लिखा। लास्ट इज फ्रेम। फ्रेम मतलब क्या, टॉपिक वाइज। हैंड का सेक्शन दिस, हैंड की प्रॉब्लम रही तो वो उसमें घुसेगा एक्सपर्ट सिस्टम, लेग की रही तो उसमें, तो टॉपिक वाइज फ्रेम्स बनेंगे उसमें। जस्ट राइट टॉपिक वाइज फ्रेम्स। डन। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड समथिंग नोन एज बिजनेस इंटेलिजेंस। देखो ये भी सिंपल है, आप ध्यान देना, एक एक चीज सुनने की कोशिश। 5 टूल्स है। पहला टूल, ये ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन लेने में मदद करता है। बाय लुकिंग एट सम थिंग्स दे वुड बी टेकिंग डिसीजन। तो पहला है सिंपल रिपोर्ट्स बनाना, सिंपल रिपोर्टिंग एंड क्वेरिंग, यानी एक प्रकार की रिपोर्ट बनेगी फ्रॉम लुकिंग एट अ प्लेस, जहां पर सारा डेटा पड़ा रहेगा ना, वहां से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रिपोर्ट बनेगी। वो जो प्लेस है ना जहां पर वो सारा डेटा पड़ा रहेगा, उसको बोलेंगे डेटा वेयरहाउस। यानी ये सिर्फ इस सवाल का जवाब देता है कि आखिर हुआ क्या मेरे ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू दैट रिपोर्ट्स, यानी इट आंसर्स टेल मी व्हाट हैपेंड थ्रू डेटा वेयरहाउस। क्लियर है। तो सिंपल रिपोर्टिंग एंड क्वेरिंग के उधर सिर्फ लिखना टेल मी व्हाट हैपेंड फ्रॉम, वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखना टेल, यही एग्जैक्टली लिखना है एग्जाम में, टेल मी व्हाट हैपेंड सिंपल रिपोर्टिंग एंड क्वेरिंग में फ्रॉम डेटा वेयरहाउस। लिखा टेल मी व्हाट हैपेंड, अच्छे से लिखना है, राइट, अच्छी हैंडराइटिंग में। नेक्स्ट इज बिजनेस एनालिसिस। इसमें तो सिर्फ उसने बोला टेल मी व्हाट हैपेंड, बिजनेस एनालिसिस वुड बी एनालाइजिंग इट एंड आंसरिंग मी टेल मी व्हाट हैपेंड एंड व्हाई। अंडरस्टैंडिंग। तो आप लिखना टेल मी व्हाट हैपेंड एंड व्हाई, ये जवाब देगा कि भाई मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ये उन टूल्स के थ्रू कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट एग्जैक्टली रॉन्ग हैपेंड एंड व्हाट वाज द रीजन, राइट। यानी ये एक्सटेंडेड वर्जन हो गया सिंपल रिपोर्टिंग एंड क्वेरिंग का। एंड सेकंड इज बिजनेस एनालिसिस। थर्ड इज नोन एज डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का मतलब क्या, इधर देखेंगे एक स्क्रीन के ऊपर सब कुछ, एक स्क्रीन के ऊपर सारे ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की फंक्शनैलिटी दिखाना। ओके, टेल मी अ लॉट ऑफ थिंग्स विदाउट मच एफर्ट। मेरे को इधर उधर स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं, एक स्क्रीन के ऊपर तुम सब कुछ दिखाने की कोशिश करो। टेल मी अ लॉट ऑफ थिंग्स विदाउट मच एफर्ट। डन।
नेक्स्ट इज स्कोर कार्ड्स, उसमें सिर्फ आपको ये लिखना है कि एक स्कोर कार्ड क्या रहेगा, ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी वॉट एवर इट इज और नीचे उसके गोल्स वो अचीव करने के लिए। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा हायरार्किकल टाइप, यानी ऊपर स्ट्रैटेजी मैप्ड विद गोल्स और वो बताएगा कि हाउ वी आर ट्राइंग टू अचीव इट, व्हाट इज द करंट परफॉर्मेंस। ओके, इंपॉर्टेंट चीजें ओनली, लाइक मैच के स्कोर कार्ड में सब कुछ बॉल बाय बॉल डिटेल नहीं आती, ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर शोन। तो स्कोर कार्ड के उधर सिर्फ इतना लिखना है, स्ट्रेटेजी एंड मैपिंग द क्रिटिकल मेट्रिक्स, स्ट्रेटेजी एंड मैपिंग क्रिटिकल मेट्रिक्स। ऑलराइट, नेक्स्ट लास्ट इज डेटा माइनिंग और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। उसमें सिर्फ लिखना है डेटा माइनिंग, यानी डेटा में से जैसे फिल्टर लगाते हैं ना एक्सेल शीट में, दैट इज ऑल्सो डेटा माइनिंग, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना और डिसीजन लेना। ओके, तो उधर सिर्फ लिख सकते हो पैटर्न डिस्कवरी, कि यार ये पर्टिकुलर टाइप के कस्टमर ये चीजें खरीदते हैं, पैटर्न डिटरमाइन किया है, पैटर्न डिस्कवरी। कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। नाउ वी मूव टुवर्ड्स वेरी सिंपल टॉपिक। नाउ देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेस एंड प्रिविलेज कंट्रोल, इसका मतलब क्या, द पर्सन हु यूजेस द कंप्यूटर, उसको बोलेंगे सब्जेक्ट। ओके, वो होगा एक्टिव एंटिटी। जो सिस्टम है उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट, वो होगा पैसिव एंटिटी, लाइक एक्टिव एंड पैसिवाइज हुआ करता था ग्रामर में। एंड द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वुड बी नोन एज एक्सेस। तीन शब्द जल्दी से उसको लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट एक्टिव एंटिटी, ऑब्जेक्ट पैसिव एंटिटी, एक्सेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। लिखा क्या, सब्जेक्ट एक्टिव, ऑब्जेक्ट पैसिव, एक्सेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है? वन लाइन के डेफिनेशन है। राइट, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू आइडेंटिटी मैनेजमेंट। इसमें अगेन तीन चीजें, एक होता है स्टार्ट कहां से होता है, आप यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो एटीएम पर जाकर पहली, तो उसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। सेकंड इज आप वो रिसोर्सेज यूज करते हो, आप फेसबुक पर गए, यूजर नेम पासवर्ड डाला एंड देन यू यूज योर प्रोफाइल, दैट इज नोन एज ऑथराइजेशन, यू गेट द राइट्स टू यूज योर प्रोफाइल। नेक्स्ट यू हैव एक्टिविटी लॉग इन फेसबुक, जिसमें आपकी सारी डिटेल स्टोर की जाती है, उसको बोलते हैं अकाउंटेबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंग्स विच यू डिड। तो इसमें तीन चीजें लिखनी है जल्दी से, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, ऑथेंटिकेशन, यूजर नेम कॉमा पासवर्ड। ऑथराइजेशन, वॉट वन कैन डू, इतना लिखना है, आप क्या क्या कर सकते हो उस अकाउंट के ऊपर, वॉट वन कैन डू। ऑथेंटिकेशन, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ऑथराइजेशन, वॉट वन कैन डू, अकाउंटेबिलिटी, वॉट अ सब्जेक्ट डिड, ब्रैकेट में लिखना लॉग्स। क्लियर? ऑलराइट, दिस कंप्लीट्स आइडेंटिटी मैनेजमेंट। अब इधर देखेंगे मेरे पास लॉग्स लिखना ब्रैकेट में, किसके लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए। राइट, इधर देखेंगे दो प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, छोटी और बड़ी। बिग ऑर्गेनाइजेशन वुड बी यूजिंग अ टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल, उसको बोलेंगे रोल्स बेस्ड। छोटी यूज करेगी, उसको बोलेंगे रूल्स बेस्ड। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोल्स बेस्ड एंड रूल्स बेस्ड। रोल्स बेस्ड यानी डिपार्टमेंट्स है और सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी एचआर हो तो एचआर के हिसाब से राइट्स दिए जाएंगे। छोटी में कोई डिपार्टमेंट नहीं है, सिर्फ राइट क्लिक कर कर फाइल्स पर परमिशन दी जाएगी। तो वो जो है ना रोल्स बेस्ड, उसको स्टैटिक बोलते हैं, यानी एक बार दे दिया तो दे दिया, लेकिन इन केस ऑफ सिस्टम आप जब यूज करोगे ना तब डिसाइड होगा कि आपको वो राइट है या नहीं, यानी रन टाइम पर डिसाइड होता है या नहीं, तो वो डायनेमिक है। तो आपको ये जो दो हिस्से है, रोल्स बेस्ड एंड रूल्स बेस्ड, आपको किसी ना किसी तरीके से डिफरेंस लिखना है, 4 पॉइंट्स। तो रोल्स बेस्ड आएगा सब्जेक्ट बेस्ड, रोल्स बेस्ड वुड बी सब्जेक्ट बेस्ड, और वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बेस्ड। समझ रहे हैं आपको, रूल्स बेस्ड वुड बी ऑब्जेक्ट बेस्ड। रोल्स बेस्ड वुड बी यूज्ड इन बिग ऑर्गेनाइजेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लिख सकते हो, और उधर लिख सकते हो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। डन। और रोल्स बेस्ड इज स्टैटिक, रूल्स बेस्ड इज डायनेमिक। रोल्स बेस्ड इज इजी, रूल्स बेस्ड इज डिफिकल्ट। खत्म, 4 पॉइंट्स आपको मैंने डिफरेंस के दे दिए डायरेक्टली।
आपने बुक में डिफरेंस दिया हुआ नहीं इतने अच्छे से, लेकिन अपने ये वनडे रिवीजन बुक में आ गया डिफरेंस। ऑलराइट, लास्ट चीज सिर्फ इतनी है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। इसका मतलब क्या, उतने ही राइट्स देने एक यूजर को जितना जरूरी है काम के, ज्यादा नहीं कम नहीं, समझ रहे हैं? मतलब एक बैकअप करने वाले यूजर को इंस्टॉल करने के राइट्स देने की जरूरत नहीं, एक टीपीएस वाले को एमआईएस की राइट देने की जरूरत नहीं, सिर्फ उतना लिखना, ओनली दोज प्रिविलेजेस, गिव ओनली दोज प्रिविलेजेस विच आर एसेंशियल, गिव ओनली दोज प्रिविलेजेस विच आर एसेंशियल फॉर यूजर्स वर्क। समझ रहा है? चैप्टर जैसे पलटोगे ऐसे खुशी होगी, यार चैप्टर 4 खत्म हो रहा। Okay, as soon as you turn the page, you would be like, we are completing. So I have tried to be as fast as possible. And secondly, आपको लिख, ये बहुत, मेरी बात मानो, बहुत मदद करेगा ये। ओके, डेफिनेटली आप सिर्फ ध्यान दो, ये एक दिन ध्यान दो, फिर बाद में देखना आईटी का पेपर कैसे निकलता है। मेक श्योर दैट यू मैसेज मी, आई हैव अ कॉन्टैक्ट नंबर, मेक श्योर दैट यू मैसेज मी अबाउट ईच एंड एवरीथिंग विच हैपेंस रिलेटेड। कोई ज्यादा डिटेल में भी कोई चीज चाहिए तो मुझको आप मैसेज कर सकते हो। ओके, इट डजंट मैटर टू मी, इट्स जस्ट दैट कि हमको ये जल्दी से जल्दी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर निपटाना है। यू कुड आस्क मी ईच एंड एवरीथिंग यू वांट रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट, आई वुड बी ऑलवेज अवेलेबल। राइट, सो आपके लिए भी है ये। राइट, सो ये कंप्लीट हुआ प्रिंसिपल ऑफ डिस्प्ले। अब सुनना मेरी बात, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग करके कुछ है इंपॉर्टेंट, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। देखो, जो कार्ड देता है ना उधर दुकानदार को, उसको बोलेंगे कार्ड होल्डर, जो पर्सन रहेगा उसको बोलेंगे मर्चेंट, जिसको कार्ड दिया। मर्चेंट की जो बैंक होगी जिसको कार्ड दिया, उसकी बैंक को बोलेंगे एक्वायरर, और कार्ड होल्डर की बैंक को बोलेंगे इशूअर। ये 4 टर्म्स। अब सुनना, कार्ड होल्डर कार्ड देगा, पहला स्टेप बोलते हैं ऑथराइजेशन। कार्ड होल्डर कार्ड देगा मर्चेंट को, मर्चेंट स्वाइप करेगा, एक्वायरर के पास रिक्वेस्ट जाकर इशूअर के पास पूछेगा कि भाई क्रेडिट कार्ड में बैलेंस है क्या? यस, इशूअर वुड बी गिविंग द रिस्पॉन्स यस, एंड द रिस्पॉन्स वुड बी रिसीव्ड टू द मर्चेंट, एंड द गुड्स वुड बी गिवन टू द कार्ड होल्डर, एंड द अमाउंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड बट द अमाउंट हैज जस्ट बीन रिजर्व्ड। ऑथराइजेशन कंप्लीट हुआ। सेकंड इज बैचिंग। बैचिंग का मतलब क्या, एंड ऑफ द डे सारे ट्रांजैक्शंस इकट्ठा कर एक्वायरर को भेज दिए जाएंगे। ओके, दैट वुड बी बैचिंग, क्योंकि बैच प्रोसेसिंग ना, पैसा अभी तक आया नहीं, किसके पास नहीं आया पैसा? मर्चेंट के पास। ओके, तो बैचिंग कंप्लीट। थर्ड इज नोन एज क्लियरिंग। अब सुनना मेरी बात, एक्वायरर और इशूअर, इशूअर तो अलग अलग होंगे ना डिपेंडिंग अपॉन द कार्ड होल्डर्स, तो एक्वायरर और इशूअर के बीच में, जैसे ऑनलाइन देयर इज नोन एज पेमेंट गेटवे, पेपाल वगैरह आपने देखा रहेगा, सिमिलरली इनके बीच में देयर इज नोन एज कार्ड नेटवर्क। क्लियरिंग स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो क्या क्या टर्म्स आते हैं। एक्वायरर से सारे बैच छोड़े कार्ड नेटवर्क के पास, कार्ड नेटवर्क वुड बी गिविंग टू द अप्रोप्रिएट इशूअर, और एक एक ट्रांजैक्शन के पीछे इशूअर एंड कार्ड नेटवर्क वुड बी शेयरिंग सम फीस। एक एक ट्रांजैक्शन के पीछे उसको बोलेंगे इंटरचेंज फीस। कौन शेयर करेगा? कार्ड नेटवर्क और इशूअर, और वो पैसा फिर आएगा एक्वायरर के पास। इधर क्लियरिंग कंप्लीट हुआ। एक्वायरर के पास अभी तक अकाउंट में नहीं आया मर्चेंट के, एक्वायरर के पास क्लियरिंग कंप्लीट, तो इंटरचेंज फीस, कार्ड नेटवर्क, ये नई चीज आई। लास्ट इज नोन एज फंडिंग। ऑथराइजेशन, बैचिंग, क्लियरिंग, फंडिंग। फंडिंग मतलब क्या, अब पैसा भेज दो मर्चेंट के अकाउंट में, एंड द एक्वायरर वुड बी डिडक्टिंग हिज फीस विच वुड बी नोन एज डिस्काउंट फीस। खत्म। समझ रहा है? सब लोग अपने अपने पैसे लेंगे, इंटरचेंज फीस उन दोनों के बीच में, कार्ड नेटवर्क और इशूअर, और एक्वायरर अपनी फीस लेगा, डिस्काउंट फीस, खत्म। ये चारों स्टेप्स ऐसे ही लिखे हुए, आपको इसी तरीके से याद रखने। क्लियर है? ओके, रिवाइज करना एक बार। राइट, वी मूव ऑन टू समथिंग नोन एज इलेक्ट्रॉनिक चेक एंड पेपर चेक। इधर देखेंगे मेरे पास, सिस्टम के थ्रू चेक देना और फिजिकली चेक देना, इसमें डिफरेंस क्या है, तो आपको ये समझना है। मैं आपको डिफरेंस लिखा लेता हूं, वेरी सिंपल। एक तो है पेपरलेस, तो लिखना उधर एक चीज लिखना, जस्ट राइट फॉर 1 सेकंड का आप अपने आप समझ लेना। समझ रहा है क्या? जस्ट राइट फॉर इलेक्ट्रॉनिक चेक के नीचे लिखना पेपरलेस, नीचे लिखना इनएक्सपेंसिव। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कि मतलब हम दूसरी साइड नहीं लिख रहे, दूसरी साइड वुड बी द सेम, पेपरलेस, इनएक्सपेंसिव। नेक्स्ट, कैनॉट बी डिसऑनर्ड। समझ रहा है? डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है? यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसऑनर्ड? बाउंस नहीं होता, तो ई चेक, तो उधर आप लिखोगे कैन गेट डिसऑनर्ड या कैन बाउंस। समझ रहे हैं? आपको एग्जैक्टली अपोजिट लिखेंगे। उसके बाद इको फ्रेंडली, मतलब क्या, पेपर नहीं लग रहा ना, पेड़ नहीं कटेंगे। नेक्स्ट, फास्ट, एंड लास्ट इज ये डिजिटल सिग्नेचर यूज करता है, तो उधर क्या लिखेंगे आप? इधर डिजिटल, तो उधर किसमें डिफरेंस है? ये इलेक्ट्रॉनिक चेक और, तो उधर फिजिकल। ओके, डिजिटल सिग्नेचर, तो आप सिर्फ एक साइड लिख लो और छोड़ दो। ओके, मेक श्योर दैट यू कंप्लीट द अदर साइड एट होम, ताकि आपका रिवीजन भी हो एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट एज वेल। क्लियर? दिस कंप्लीट्स इलेक्ट्रॉनिक एंड पेपर चेक। नाउ वी कम ऑन टू स्मार्ट कार्ड्स। स्मार्ट कार्ड वो होते हैं जिसमें एक चिप होती है, चिप। आप
microchip, okay, not like the magnetic strip which is there at the back of the ATM where we sign, वो नहीं, एक छोटी सी चिप वाले कार्ड होते हैं, तो इधर लिखा हुआ भी है कि माइक्रोचिप होगी, मैग्नेटिक स्ट्रिप नहीं, माइक्रोचिप जिसमें डेटा स्टोर किया जाएगा। और ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, इधर देखना, एक आप मशीन के साथ कांटेक्ट करो, यानी यू नीड टू इंसर्ट इट इनटू द मशीन या स्वाइप इट ऑन टू द मशीन, टच लगता है, एक कॉन्टैक्टलेस, यू जस्ट नीड टू वेव नियर द मशीन, या फिर कॉम्बी कार्ड्स वो होंगे जो मशीन के हिसाब से, इफ मशीन रिक्वायर्स टच यू कुड टच इट, इफ मशीन रिक्वायर्स वेविंग यू कुड वेव इट। तो कॉम्बी वुड बी अ बिट एक्सपेंसिव बट बोथ द टेक्नोलॉजीज इंक्लूडेड, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्टलेस, कॉम्बी, खत्म। राइट, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पर्स, दिस इज लाइक पेटीएम या फिर जो आप वॉलेट कैरी, ऑनलाइन वॉलेट कैरी करना, ओके तो इसमें कुछ मनी आप स्टोर कर सकते हो फ्रॉम योर एटीएम या नेट बैंकिंग, आप पैसा स्टोर कर सकते हो इसमें, और आप विड्रॉ करने के टाइम पिन वगैरह भी पूछ सकता है इफ इट रिक्वायर्स। तो उधर सिर्फ थोड़ा सा लिखना है, सिमिलर टू प्रीपेड कार्ड, सिमिलर टू प्रीपेड कार्ड कैन ट्रांसफर, सिमिलर टू प्रीपेड कार्ड can transfer value through ATM, computer. लिखा, लास्ट लिखना, uses PIN for validation, PIN, PIN, PIN. Done? लास्ट वी मूव ऑन टू समथिंग नोन एज टिपिकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन होगा ना, उसमें क्या स्टेप्स होंगे, तो पहले इट वुड बी सेल्स, ओके, देन यू वुड बी पेइंग फॉर इट एंड देन डिलीवरी। तो सेल्स के 3 हिस्से हैं यहां पर, पहला है एडवर्टाइज करेंगे वो लोग अपने बारे में, देन दे वुड बी गिविंग यू स्पेसिफिक ऑफर्स एंड देन दे वुड बी सेलिंग इट टू यू। तो उधर वो जो 3 स्टेप है ना, उधर ब्रैकेट करना और लिखना सेल्स, फर्स्ट 3 स्टेप्स आर सेल्स, यू जस्ट नीड टू राइट सेल्स ओवर देयर। लिखा, नेक्स्ट जो 3 स्टेप्स है जिसमें वो बिल बनाएंगे, आप पेमेंट करोगे और वो सिस्टम में चेक करेंगे वेदर बराबर पेमेंट हुआ है या नहीं। तो नेक्स्ट 3 स्टेप्स इज पेमेंट, last is they would be delivering it and if you have any issues the queries would be resolved, that is resolving। तो ये दोनों आएंगे डिलीवरी में, just make a bracket, right, delivery, done। Alright, now last thing is known as XBRL। आपको सिर्फ इतना समझना है, जो लिखा है यहां पर वही, ये एक रिपोर्टिंग लैंग्वेज है जो कॉमन लैंग्वेज यूज की जाएगी व्हेन डॉक्यूमेंट्स वुड बी सेंड। नहीं तो क्या करना पड़ता है, आपके भाषा में डॉक्यूमेंट सेंड करो, देन ही हैज टू चेंज इट इनटू सम अदर फॉर्म। एक XBRL आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करते हो, XML अगर आपको पता है तो ये एक्सटेंशन है XML का। XBRL बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, कॉमन स्टैंडर्ड है ये, जो यूज किया जाएगा इन ऑर्डर टू डू द बिजनेस रिपोर्टिंग। आप भी वो यूज करोगे, मैं भी वही यूज करूंगा एंड द एप्लीकेशन भी उसी प्रकार का इनपुट लेगा। ओके, तो एक स्टैंडर्ड तरीके से लिखा जाएगा, चेंज करने की जरूरत नहीं, यू कुड जस्ट यूज इट डायरेक्टली। XBRL एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, ऑलराइट, वो अंडरलाइन करना पूरा एंड देन वी कंप्लीट दिस चैप्टर, वी मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 4।